हेलो दोस्तों, नलिनी अकादमी शिक्षा मंत्र आप सभी का हार्दिक स्वागत करता है। आज हम आपके लिए लाए हैं पॉलिटी के बीपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है बीपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तो आज हम पॉलिटी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखेंगे और उसके सहारे पॉलिटी के जितने भी क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं वे सब हम डिस्कस करेंगे। तो जल्दी से आ जाइए क्लास में, और इसकी आपको पीडीएफ मिल जाएगी टेलीग्राम ग्रुप पे अपने। नलिनी अकादमी शिक्षा मंत्र का टेलीग्राम ग्रुप है, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, और या तो आप सर्च कर सकते हो जाके टेलीग्राम पे। तो चलिए शुरू करते हैं अपने पहले क्वेश्चन के तहत। संविधान सभा एवं संविधान निर्माण की प्रक्रिया तो शुरू कहाँ से हुई थी? शुरू हुई थी दिसंबर से 1946। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का सभापति कब चुना गया था? सबसे पहले क्या हुआ था कि 9 दिसंबर को एक मीटिंग हुई थी, ठीक है। सबसे पहले मीटिंग हुई थी 9 दिसंबर को, और इसकी अध्यक्षता के लिए सच्चिदानंद सिन्हा को अपॉइंट किया गया था। यानी सच्चिदानंद सिन्हा को बैठाया गया था कि आप पहला मीटिंग है, आप आइए और क्या कीजिए, अध्यक्ष बनिए मीटिंग के। जैसे आप अगर स्कूल चला रहे हो तो कोई प्रिंसिपल तो होना चाहिए, ऐसे ही मीटिंग अगर चला रहे हो तो कोई तो हेड होना चाहिए मीटिंग चलाने के लिए। तो उसके लिए किसे चुना गया? सच्चिदानंद सिन्हा जी को। ये सच्चिदानंद सिन्हा जी को 9 दिसंबर 1946 को एक अस्थायी अध्यक्ष थे, यानी मात्र एक दिन के लिए बने थे। उसके बाद कौन बने? उसके बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को सर्वसम्मति से संविधान सभा का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। तो कोई पूछा आपसे संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के अध्यक्ष थे आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारतीय संविधान को संविधान द्वारा अंगीकृत कब किया गया? तो जैसे अंगीकृत क्या होता है, तो संविधान सभा ने संविधान बना के उस पर सिग्नेचर कर दिया कि हो गया भैया, देखिए आपसे आपका संविधान अब बना दिए हम लोग। कब किया? ये 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ था। कब? 26 नवंबर 1949 को। और इसी दिन हम लोग संविधान दिवस मनाते हैं। संविधान दिवस मनाते हैं 26 नवंबर को। 1949 में तो जाएंगे नहीं मनाने, तो 26 नवंबर को ही मनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, लागू कब हुआ था भारतीय संविधान? तो 26 जनवरी 1950 को। 26 जनवरी 1950 को संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय इसलिए लिया गया क्यों लिया गया था? तो कांग्रेस ने 1930 में 1930 में जब कांग्रेस ने अपना स्वतंत्रता की घोषणा की थी, पूर्ण स्वतंत्रता की, तो 26 जनवरी को ही इन्होंने स्वतंत्रता दिवस मनाया था लगातार 1930 से 1947 तक। तो जब इतना बड़ा दिन मना रहे थे तो इसको याद रखने का कोई अर्थी भी होना चाहिए कि 26 जनवरी को हम लोग ये करते थे। तो उसकी जगह स्वतंत्रता दिवस की जगह हम क्या मनाते हैं? गणतंत्र दिवस मनाते हैं, गणतंत्र दिवस। इसलिए 26 जनवरी को लागू किया गया था संविधान, जबकि तैयार कब हुआ था? 26 नवंबर को। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखिए, भारतीय संविधान दिवस कब मनाया जाता है? तो अभी मैंने बताया आपको, भारतीय का संविधान दिवस 26 नवंबर को मनाते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारतीय संविधान को अपनाया गया था? तो भारतीय संविधान सभा द्वारा अपनाया गया था। अच्छा, आपके लिए क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान जब बनकर तैयार हुआ था तो सबसे पहले सिग्नेचर उस पर किसने किया था? सबसे पहला सिग्नेचर किसने किया था? चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग क्वेश्चन। और देखिए यहाँ पे आपका लिखा हुआ है हर एक क्वेश्चन के नीचे कि ये कब पूछा गया था। तो आप चाहे तो गूगल करके देख सकते हो कि ये पूछा गया था कि नहीं, ठीक है। नेक्स्ट है, सर्वोच्च न्यायालय, संविधान, संसद और धर्म में से भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में सर्वोच्च कौन है? तो संविधान को भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में सर्वोच्च माना गया है। सबसे ऊंचा पद पे कौन रहेगा? तो हमारा संविधान रहेगा। नेक्स्ट है, भारत का संविधान ग्रहण किया गया था? तो भारत का संविधान सभा के द्वारा ग्रहण किया गया था, ठीक है। संविधान सभा ने ही क्या बनाया था? भारत का संविधान बनाया था। नेक्स्ट है, संविधान सभा की व्यापार समिति के व्यवस्थापन के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो कन्हैयालाल मानिकलाल मुंशी थे आपके व्यापार समिति के व्यवस्थापक। कौन थे? व्यापार समिति के व्यवस्थापक। अगर संविधान बना रहे हो, आप मीटिंग कर रहे हो, रोज चाय समोसे खा रहे हो, तो पैसे भी तो चाहिए, तो पैसे का व्यवस्थापक भी चाहिए। तो उसी व्यापार समिति के व्यवस्थापक कौन थे? कन्हैयालाल मानिकलाल मुंशी। याद रखिएगा, मुंशी नाम से, मुंशी का काम क्या होता है? पैसे को। तो याद रखिएगा, व्यापार तो
पैसे से रिलेटेड होता है, और मुंशी, तो इससे आप शायद याद रख लो। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि 29 अगस्त 1947 को गठित संविधान की लेखा समिति में बी आर अम्बेडकर के अतिरिक्त 6 सदस्य कौन थे? तो टोटल संविधान सभा में 7 सदस्य थे। लेखा समिति में कौन कौन थे? एक तो अम्बेडकर जी थे, गोपाल स्वामी अयंगर जी थे, कन्हैयालाल मानिकलाल मुंशी जी थे, अलादी कृष्णा स्वामी अय्यर थे, सैयद मोहम्मद सादुल्ला जी थे, बी एल मित्र थे, और डीपी खेतान थे। तो ये सारे नाम आपको याद होने चाहिए, क्योंकि ये कभी कभी आपसे पूछेगा कि भारत के प्रारूप समिति, लेखा समिति को प्रारूप समिति भी बोला जाता है, प्रारूप समिति, तो पूछेगा आपसे प्रारूप समिति में इनमें से कौन सदस्य नहीं थे। तो आपको 3 ऑप्शन तो होगा, तो अगर आपको याद रहेगा तो आसानी से आप बना लोगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान को बनाने में कितना समय लगा? तो भारतीय संविधान को बनाने में आपका 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगे थे। कितना? 2 साल 11 महीने 18 दिन। नेक्स्ट है संविधान प्रारूपण समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे आपके डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी। कौन थे? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी। संविधान सभा के सभापति कौन थे? तो संविधान सभा के सभापति आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। कब चुना गया था? 11 दिसंबर 1946 को, 1946। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का संविधान, ये क्या है भाई? उधार का एक बोरा है। ये किसी ने, ये क्वेश्चन आता है यहाँ पे, ये किसी ने कहा है कि भारत का संविधान तो उधार का एक बोरा है, किसी ने कहा होगा। ऐसे ही थोड़ी उधार का बोरा है, क्यों उधार का बोरा होगा भाई? हमारा संविधान है, हमें गर्व है संविधान पे। थोड़ा छोटा करें। अब आते हैं अनुच्छेद और अनुसूचियां पे। तो भारतीय संविधान में कितने अनुच्छेद हैं? तो भारतीय संविधान में 400 से अधिक अनुच्छेद हैं। आपके ऑप्शन के अनुसार, आपके ऑप्शन के अनुसार 400 से अधिक अनुच्छेद हैं, उसमें ऑप्शन होगा। वास्तव में कितने हैं? तो 470 आप मान सकते हो कि अनुच्छेद अभी संविधान में है। जब बना था तो 395 थे। मूल संविधान में 395 अनुच्छेद थे, अब क्या हो गए? 470 हो गए। कोई भी आता है सरकार में एक संशोधन करके चला जाता है अपने अनुसार। जैसे आपका हाल ही में क्या क्या संशोधन हुआ है? एक जीएसटी का संशोधन हुआ है, बांग्लादेश बॉर्डर के संशोधन हुआ है, ईडब्ल्यूएस आया है। तो ये सब संविधान में जोड़ते जाते हैं ना, तो इससे अनुच्छेद भी बढ़ते जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, भारतीय संविधान में शामिल है। तो भारतीय मूल संविधान में, यहाँ पे मूल संविधान होना चाहिए था, अभी तो बहुत हो गए हैं। मूल संविधान में 395 अनुच्छेद, 22 भाग, 12 सूचियां, से 8 ही सूचियां थी मूल संविधान में, 4 अब बढ़ाई गई हैं। नेक्स्ट है सही मिलान है। सही मिलान क्या है? सही मिलान किया हुआ है। ये कितने विषय थे? ये सब देखिए, पहले 97 थे संघीय सूची में, अब 100 हो गए। राज्य सूची में 66 थे, अब 61 हो गए। समवर्ती सूची में 47 थे, अब 52 हो गए। और ये सूची कहाँ मिलती है आपकी? ये आपकी 7वीं अनुसूची में, 7वीं अनुसूची में आपकी सूची का वर्णन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट है जानवरों के प्रति क्रूरता की रोकथाम को भारतीय संविधान की किस सूची में रखा गया है? तो जानवरों के प्रति क्रूरता की रोकथाम को समवर्ती सूची में रखा गया है। समवर्ती सूची का क्या मतलब हुआ? समवर्ती सूची का मतलब हुआ कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों मिलके इस विषय पे ध्यान देंगे। ये किसी एक के जिम्मे नहीं होगा, ये दोनों के जिम्मे होगा। केंद्र सरकार में अभी किसकी सरकार है? आप अगर पॉलिटी पढ़ रहे हो तो आपको बोलना चाहिए एनडीए की सरकार है, नॉट मोदी गवर्नमेंट। एनडीए की सरकार है, क्यों? क्योंकि बीजेपी के साथ बहुत सारी पार्टियां हैं। बीजेपी है, टीडीपी है, आपके नीतीश जी की जेडीयू है, प्लस और भी पार्टियां हैं जैसे चिराग पासवान जी की। ठीक है, तो ये सब मिल के सरकार बना रही है। तो ये सब अलायंस को क्या बोला जाता है? एनडीए अलायंस बोला जाता है, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस बोला जाता है। तो आपसे कोई पूछे कि केंद्र में किसकी सरकार है, तो आप कभी बीजेपी की सरकार या मोदी जी की सरकार मत बोलना। आप स्टूडेंट हो, आप सीधा बोलना एनडीए की सरकार है। ठीक है, एनडीए। अब विपक्ष में कौन है? विपक्ष में यूपीए, यानी कांग्रेस लीडिंग अलायंस को यूपीए बोला जाता है।
चलिए कहाँ थे हम लोग, जाने वाले के पास। नेक्स्ट है कृषि, शिक्षा, पुलिस और रक्षा में से यह विषय समवर्ती सूची में है। तो कृषि, शिक्षा, पुलिस और रक्षा में से कौन सा विषय समवर्ती सूची में है? तो शिक्षा समवर्ती सूची में है। ठीक है, शिक्षा समवर्ती सूची में है। नेक्स्ट है भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची का संबंध किससे है? तो भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची का संबंध आपके दल बदल विरोधी कानून से है। दल बदल विरोधी कानून से क्या होता था कि जैसे अभी आप देखते होंगे कि कोई कांग्रेस से जीता, कोई उम्मीदवार कांग्रेस से जीता और जाके बीजेपी में शामिल हो गया। मतलब आप जीत रहे हो दूसरे पार्टी के नाम लेके और शामिल हो जा रहे हो दूसरे पार्टी में, तो ये तो बहुत गलत था ना। भैया मेरे से टिकट लिए, जीत गए और दूसरा पार्टी में शामिल हो गए, तो इसलिए दल बदल विरोधी कानून लाया गया। ये है 10वीं अनुसूची में। इसमें क्या है ना, बहुत सारे नियम है। किसी भी पार्टी को अगर, जैसे मान लीजिए कांग्रेस ने 100 सीटें जीती है लोकसभा इलेक्शन में, तो अगर इसके 10% यानी 10 सांसद टूट के जाते हैं कहीं, तब ये कानून नहीं लगेगा। 10% मिनिमम होनी चाहिए। लेकिन अगर 9 टूट के गए तो ये कानून लग जाएगा, दल बदल विरोधी कानून, और इन सब की सांसद रद्द हो सकती है। ऐसे ही बहुत सारे लॉ इसमें, बस याद रखिएगा। दल बदल विरोधी कानून कौन लाए थे? राजीव गांधी जी लाए थे। राजीव गांधी जी जब प्राइम मिनिस्टर थे तब आया था दल बदल विरोधी कानून 10वीं अनुसूची में। नेक्स्ट है भूमि सुधार, किसके अंतर्गत आता है? तो भूमि सुधार आपके राज्य सूची के अंतर्गत आता है, यानी ये राज्य का विषय है। नेक्स्ट है भारतीय संविधान में शपथ या शपथ पत्र के प्रारूप दिए गए हैं। तो तीसरी अनुसूची में ओथ का वर्णन है। ओथ यानी शपथ का वर्णन है, यानी राष्ट्रपति जब कोई बनेगा तो किसका शपथ लेगा, किसके सामने और क्या शपथ लेगा? कोई प्रधानमंत्री बनेगा तो क्या शपथ लेगा, किसके सामने लेगा? ये कहाँ वर्णन है? तीसरी अनुसूची में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान की अनुसूचियों में से किसमें राज्य की परिषद में सीटों के आवंटन का प्रावधान समाविष्ट है? तो चौथी अनुसूची में। हम लोग देख ले क्या किस अनुसूची में क्या है, चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं हम लोग पहली अनुसूची की। तो पहली अनुसूची में है राज्य का वर्णन, यानी भारत एक राज्यों का संघ होगा, इसी का वर्णन है अनुसूची में। ठीक है, तो पहली अनुसूची में क्या है? संघ, उसके राज्य क्षेत्र राज्य है। दूसरी अनुसूची में क्या है? तो दूसरी अनुसूची में वेतन एवं भत्ते का वर्णन है। वेतन और भत्ते। भत्ते क्या होता है? तो सांसद आप बनिएगा ना, तो आपको पेट्रोल डलाने का, फोन से बात करने का, सबका पैसा मिलेगा, उसको भत्ते बोलते हैं। इसमें आपका एक भी पैसा खर्चा नहीं होगा। आप अगर गोलगप्पे भी खाने रुकते हैं ना, तो वो भी सरकार से ही कटेगा, अगर आप देना नहीं चाहते हैं तो। उसी को भत्ता बोलते हैं। तो इसी का वर्णन है कहाँ? दूसरी अनुसूची में। थर्ड में देखते हैं, थर्ड में क्या है? तो थर्ड में है आपका, अभी मैंने बताया, थर्ड में क्या है? शपथ। थर्ड में है आपका शपथ का वर्णन। चौथी अनुसूची में क्या है? तो राज्यसभा में सीटों का आवंटन है। चौथी अनुसूची में राज्यसभा में सीटों का कैसे बंटवारा होगा, ये है आपके चौथी अनुसूची में। तो याद रखिएगा, चौथा सदन राज्यसभा है, ऐसे आपको याद रहेगा। ठीक है, पांचवी अनुसूची में क्या है? तो पांचवी अनुसूची में है आपके अनुसूचित क्षेत्रों, किधर गया? पांचवी अनुसूची में अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन का वर्णन है। ठीक है, अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन का वर्णन। और छठी अनुसूची में क्या है? छठी में है स्पेशल स्टेट है 4, असम, मेघालय, माफ कीजिएगा, घा कुछ ज्यादा ही हो गया, ज्यादा ही बादल होता है ना उधर, इसलिए। त्रिपुरा और आपके हैं मिजोरम। मणिपुर नहीं है, याद रखिएगा, मणिपुर नहीं है इसमें। मणिपुर मणि में ना आ जा रहा है तो वो नहीं है। इन चारों के स्पेशल प्रशासन का वर्णन है, स्पेशल अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन का वर्णन है छठी अनुसूची में। नेक्स्ट है सातवीं अनुसूची। तो सातवीं अनुसूची में आपने देखा होगा सूची का वर्णन है, जैसे समवर्ती सूची, राज्य सूची और केंद्र सूची। आठवीं में क्या है? आठवीं में है भाषा का वर्णन। 8th में है भाषा। कितने भाषा का मान्यता है? 22 भाषा को भारत के संविधान में भी मान्यता प्राप्त है। 9वीं अनुसूची में क्या है? तो 9वीं अनुसूची में है आपके संपत्ति का ब्यौरा।
भूमि सुधार, जमींदारी प्रथा, ये जो संपत्ति उन्मूलन है ना, इसके ब्यौरा है कि कैसे इसको विनिमयों में अंतर्गत किया जाए। ठीक है, 10वीं में क्या है, 10वीं में आपका दल बदल कानून, दल बदल कानून, 10वीं अनुसूची दल बदल कानून। उसके बाद 11वीं में क्या है, तो 11वीं में है आपका पंचायती राज, पंचायतों का वर्णन है 11वीं में। और 12वां में क्या है, 12वें में है आपका नगर पालिका, नगर पालिका। क्लियर है, मैंने सारे अनुसूची बता दिए आपको, याद रखिएगा, सारे इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है अस्पृश्यता को समाप्त किया गया है। तो अस्पृश्यता को कब समाप्त किया गया है, अस्पृश्यता क्या होती है, सबसे पहले अस्पृश्यता होती है आपका छुआछूत। तो छुआछूत को समाप्त किया गया है। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 17 में कहा गया है कि अस्पृश्यता का अंत होगा, यानी छुआछूत का अंत होगा भारतीय संविधान के आर्टिकल यानी अनुच्छेद 17 के अनुसार। ये कहाँ आते हैं, ये आते हैं आपके मौलिक अधिकार में। और मौलिक अधिकार कहाँ से लिए गए हैं, मौलिक अधिकार आपके अमेरिका से लिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 5वीं अनुसूची किस विशिष्ट समूह के लोगों के हितों के शासन और संरक्षण से संबंधित है। तो 5वीं अनुसूची है अनुसूचित जनजातियों से संबंधित प्रशासन का। ठीक है। नेक्स्ट है भारतीय संविधान में समवर्ती सूची ली गई है। तो भारतीय संविधान में समवर्ती सूची, अब समवर्ती सूची क्या होती है, जिस पर राज्य और केंद्र दोनों मिलकर काम करे, वो सूची ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। कहाँ से, ऑस्ट्रेलिया से। नेक्स्ट है भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची नगर पालिका के कार्यों को निर्दिष्ट करती है। तो अभी मैंने आपको क्लियर किया कि 12वां अनुसूची जो है उसमें नगर पालिकाओं का वर्णन है। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान में कैबिनेट शब्द का उल्लेख केवल एक स्थान पे है। तो भारतीय संविधान में कैबिनेट शब्द का उल्लेख है आपके 352 अनुच्छेद में। ठीक है, 352 में, जिसमें आपके इमरजेंसी की बात की गई है। किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल के दौरान भारत के संविधान में 9वीं अनुसूची को पुनः स्थापित किया गया था। तो 9वीं अनुसूची में क्या है, संपत्ति का, जमींदारी प्रथा का अवलोकन है। तो वो है जवाहरलाल नेहरू के समय 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया था। एक्चुअली पहला संविधान संशोधन जो था ना, आपका सबसे पहला संविधान संशोधन जो आपके 1951 में हुआ था, उसमें यही अनुसूची को ऐड किया गया था। तो याद रखिएगा, पहले संविधान संशोधन से क्या ऐड किया गया था, 9वीं अनुसूची ऐड किया गया था। नेक्स्ट है भारत के संविधान की किस अनुसूची के अधीन जनजातीय भूमि का खनन के लिए निजी पक्षकारों के अंतरण अकृत और शून्य घोषित किया जा सकता है। जब भी अनुसूचित जनजाति आए ना, सीधा 5वीं अनुसूची। और 4 स्टेट का अलग से बात करें, कौन कौन से थे, त्रिपुरा, मेघालय और कौन कौन से, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम और एक और थे असम। इन चारों स्टेट का बात आए तो सीधा 6ठी अनुसूची, और इन चारों स्टेट का बात नहीं आए तो 5वीं अनुसूची। क्लियर है। अब आते हैं उद्देशिका पे। उद्देशिका, भारतीय संविधान की प्रस्तावना के सिलसिले में निम्नलिखित क्रम सही है। तो निम्नलिखित क्रम सार्वभौम सत्ता संपन्न है, उसके बाद समाजवादी नाम आता है, उसके बाद धर्मनिरपेक्ष आता है, उसके बाद लोकतंत्रात्मक आता है, उसके बाद गणतंत्र आता है। तो एक बार प्रस्तावना पढ़िएगा तो समझ में आ जाएगा। सबसे पहले उसमें सार्वभौम सत्ता संपन्न का उल्लेख है, फिर समाजवादी शब्द का उल्लेख है, फिर धर्मनिरपेक्ष शब्द का उल्लेख है, उसके बाद लोकतंत्रात्मक शब्द का उल्लेख है, उसके बाद गणतंत्र का उल्लेख है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को किस रूप में घोषित किया गया है। तो उसी रूप में घोषित किया गया है जो आपने ऊपर पढ़ा, एक सार्वभौम, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, प्रजातांत्रिक, गणतंत्र। प्रजातांत्रिक क्या होता है, यानी यहाँ की प्रजा राज करती है। आप राज कर रहे हो, आप देखो राज कर रहे हो कि नहीं। सही क्रम देखिए, सेम क्वेश्चन देखिए, 14th PPSC, 42nd में, 48 में, 52 में। तो आप समझ ही रहे होंगे ये आपके लिए प्रस्तावना कितना इंपॉर्टेंट हो जाता है। रोज सुबह उठ के 5 बार पढ़िए, या रोज सुबह उठ के 1 बार पढ़िए ना, आपको याद हो जाएगा। हम लोग को गाने कैसे याद हो जाते, एक बार हम लोगों ने गाना सुन लिया उसको भूलते नहीं है। तो वैसे ही इसको आराम से कान में ईयरफोन लगाइए, प्रस्तावना सुन लीजिए, तो 4 बार सुनिएगा, आपको याद हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द कब जोड़ा गया था? तो 42वें संविधान संशोधन में समाजवादी शब्द जोड़ा गया था संविधान की प्रस्तावना में। नेक्स्ट है, भारत में लौकिक सार्वभौमिकता है क्योंकि संविधान की प्रस्तावना आरंभ होती है, संविधान की प्रस्तावना ऐसे आरंभ होती है, हम भारत के लोग, भारत के लिए। तो क्या लिखा हुआ है? हम भारत के लोग। नेक्स्ट है, स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व की प्रेरणा कहाँ से प्राप्त होती है? तो ये फ्रेंच क्रांति से होती है। फ्रेंच में फ्रांस की क्रांति से होती है स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व की योजना, यानी भाईचारा। नेक्स्ट है, भारत के संविधान में किसको मुख्य रूप से पहले से सम्मिलित नहीं किया गया था, यानी मूल संविधान में नहीं था? तो समाजवाद और धर्मनिरपेक्षता जो था ना, वो मूल संविधान में नहीं था, ये बाद में जोड़ा गया था। इसलिए आप देखते होंगे कि न्यूज में इसको लेके हमेशा बवाल चलते रहता है। और जोड़वाई कौन थी? श्रीमती इंदिरा गांधी जी थी। आयरन लेडी बोला जाता है इंदिरा गांधी जी को। इनके समय बांग्लादेश को हमने आज़ाद करवाया था और हमारी सेना लाहौर तक पहुंच गई थी। भारतवर्ष को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य के रूप में वर्णित करता है। तो भारतवर्ष को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य के रूप में कौन वर्णित करता है? संविधान की प्रस्तावना करती है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान की आत्मा को किसे कहा जाता है? तो जवाहरलाल नेहरू जी ने भारतीय संविधान की प्रस्तावना को भारत संविधान की आत्मा कहा था। और भीमराव अम्बेडकर ने किसको कहा था? भीमराव अम्बेडकर ने रिट को बोला था। आर्टिकल 32 में जो रिट है ना, जो सुप्रीम कोर्ट जारी करती है, तो भीमराव अम्बेडकर जी ने इसको संविधान की आत्मा बोला था और जवाहरलाल नेहरू जी ने संविधान की प्रस्तावना को बोला था। अब आपको लग रहा होगा कि दोनों आ जाए तो क्या करेंगे? तो दोनों नहीं आएगा, और दोनों आएगा तो यहाँ पर लिखा हुआ होगा कि कौन बोला था, भीमराव अम्बेडकर या जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, एक्चुअली प्रस्तावना पेश किए थे जवाहरलाल नेहरू जी ही 13 दिसंबर को 1946 को जवाहरलाल नेहरू ने प्रस्तावना पेश किया था, इसलिए उन्होंने संविधान की आत्मा बोला था। ऐसे आप मान सकते हो, याद होना चाहिए। नेक्स्ट है, सरकार की संसदीय व्यवस्था के विषय में निम्नलिखित वक्तव्य सही नहीं है। तो कौन कौन सा सब सही नहीं है? विधायिका न्यायपालिका के प्रति जवाबदेह है। एक्चुअली विधायिका, न्यायपालिका और कार्यपालिका तीनों अलग अलग हैं। ठीक है। नेक्स्ट है, भारत में प्रजातंत्र इस तथ्य पर आधारित है कि प्रजातंत्र क्या होता है? प्रजातंत्र में जो भारत का मतलब देश का सुप्रीम लीडर होता है ना, उसको जनता चुनती है। जैसे हमारे देश के सुप्रीम लीडर कौन है? राष्ट्रपति हैं। तो वो उनका चुनाव होता है, भले ही हम लोग वोट नहीं देते हैं, लेकिन उनका चुनाव होता है। चुनाव में वोट कौन देता है? हम लोगों ने जिन्हें वोट देकर भेजा होता है वही लोग चुनते हैं भारत के राष्ट्रपति को। इंग्लैंड में आप देखिए, इंग्लैंड में एक महारानी होती है, उनके बेटा प्रिंस बनते हैं, उनकी वाइफ महारानी बनती है, उनके बेटा प्रिंस होते हैं, उनकी वाइफ महारानी बनती है। तो वहाँ क्या है? वहाँ राजतंत्र है। इंग्लैंड में अभी भी क्या है? राजतंत्र है। वहाँ के प्रधानमंत्री का चुनाव होता है, लेकिन वहाँ के सुप्रीम जो लीडर हैं यानी महारानी का चुनाव नहीं होता है, इसलिए उसको राजतंत्र बोला जाता है। तो गणतंत्र क्या हुआ? गणतंत्र हुआ कि आपके सुप्रीम लीडर जो हैं आपके कंट्री के, उसे अगर वोट के माध्यम से चुना जा रहा है तो अब गणतंत्र होता है। ठीक है। नेक्स्ट है, केंद्रीय शासन व्यवस्था के लिए सही विशेषता नहीं है। केंद्रीय शासन व्यवस्था के लिए सही विशेषता नहीं है, तो बड़े देशों के लिए आदर्श। कोई क्वेश्चन समझ में आना नहीं है। नेक्स्ट है, कौन सा कथन सत्य है? तो एक ही कथन है, सत्य ही होगा। संयुक्त राज्य अमेरिका में सरकार की संघीय प्रणाली है, बिल्कुल संघीय प्रणाली है। भारतीय संविधान की प्रकृति क्या है? तो प्रकृति में संघीय है, किंतु भावना में एकात्मक है। अब आते हैं राज्य, हम संघ राज्य क्षेत्र का वर्णन करते हैं। एक नया राज्य बनाने में संविधान संशोधन के लिए कैसा बहुमत चाहिए? तो आर्टिकल 1 में लिखा हुआ है, भारत एक राज्यों का संघ होगा। भारत यानी इंडिया एक राज्यों का संघ होगा, यानी छोटे छोटे राज्य मिलकर भारत बनाएंगे। आर्टिकल 2 में लिखा हुआ है कि ये अलग नहीं हो सकते, इसमें नया राज्य तो जुड़ सकता है, लेकिन कोई भी अगर चाहे कि अब हम स्वतंत्र जीना चाहते हैं तो वो नहीं हो सकता। भारत के संविधान में ऐसा लिखा हुआ है। तो क्या पूछा है? एक नया राज्य बनाने के लिए तो साधारण बहुमत से एक नया राज्य बना जाता है। लोकसभा में बिल लाइए, 1/3 पास कर दिए तो आपका बन जाएगा। तो दिल्ली है, तो दिल्ली क्या है? दिल्ली राजधानी भी है,
दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश भी है, दिल्ली शहर भी है, तो आपको ऑप्शन के अनुसार चेक करना था कि दिल्ली क्या है। नेक्स्ट है, सिक्किम भारत का एक राज्य बनाया गया था। तो सिक्किम को भारत का राज्य कब बनाया गया? तो 35वें संविधान संशोधन के अंतर्गत। इस संयुक्त राज्य अमेरिका की बात नहीं हो रही है, यूनाइटेड स्टेट बना, यानी कभी अलग नहीं होने वाला, ठीक है। तो 36वें संशोधन से पूर्ण राज्य बना था। 35वें संशोधन के अंतर्गत क्या बना? राज्य बना। क्या ये आप जुट जाइए, वही एक राज्य का दर्जा नहीं मिला था, केंद्र शासित प्रदेश तय था। लेकिन 36वां संविधान संशोधन किया गया और सिक्किम को भारत के पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। जब हम आजादी लिए थे तो सिक्किम हमारे साथ नहीं था। ये कब जुटा? 36वें संविधान संशोधन के द्वारा। नेक्स्ट है, बिहार को काटकर एक पृथक वनांचल राज्य का बनना संभव है। अगर बिहार को काटकर एक वनांचल बनाया गया तो कैसे बनाया जाएगा? राज्य विधानसभा में कानून पारित करके। अगर स्टेट को काटना है तो राज्य विधानसभा में कैसे कानून पारित कर सकते हैं? आपको लोकसभा या राज्यसभा में पारित करना होगा। नेक्स्ट है, राज्यपाल द्वारा अध्यादेश को पारित करके। राज्यपाल की कोई शक्ति नहीं होती है राज्य को बंटवारा करने में। नेक्स्ट है, संवैधानिक औपचारिकता को समाप्त करके। अगर संवैधानिक औपचारिकता ही समाप्त करेंगे, संविधान को समाप्त कर देंगे, तो फिर रूल कहाँ से? रूल बुक ही जला दिया हमने, तो रूल मानेगा कौन? तो इनमें से कोई नहीं आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? संसद में इसके लिए क्या करना पड़ेगा? विल लाना पड़ेगा संसद में। नेक्स्ट है, किस वर्ष झारखंड राज्य अस्तित्व में आया था? तो झारखंड राज्य आपके 2000 में अस्तित्व में आया था, 2000 ईस्वी में। नेक्स्ट है, आजादी के बाद भाषा के आधार पर भारत के राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष हुआ था? तो आजादी के बाद भाषा के आधार पर भारत के राज्यों का पुनर्गठन हुआ था 1956 में। और सबसे पहला राज्य कौन बना था? आंध्र प्रदेश बना था तेलुगु भाषा के लिए, आंध्र प्रदेश। श्री रामल्लू जी का नाम सुना ही होगा आपने। नेक्स्ट है, भारतीय संघ का 28वां राज्य है। तो भारतीय संघ का 28वां राज्य है झारखंड। भारत में शेडेड केंद्र के साथ संघीय ढांचा का विचार लिया गया है। तो संघीय ढांचा का विचार कहाँ से लिया गया है? कनाडा के संविधान से लिया गया है। अब आते हैं नागरिकता पे। नागरिकता का वर्णन कहाँ से कहाँ तक है? तो आर्टिकल 5 से, कहाँ गया पेन? आर्टिकल 5 से 11 तक, भाग 2 में आर्टिकल 5 से 11 तक भारत में नागरिकता के वर्णन की जाती है। यानी कैसे किसी को नागरिकता मिलेगा। अगर यहाँ की लड़की से शादी कर ले आप तो आपको नागरिकता मिल जाएगा, ऐसे आपको तो नागरिकता प्राप्त ही है। और शादी भी यहीं की लड़की से होगी आपकी, अगर जॉब ठीक ठाक लग गई। नेक्स्ट है, भारतीय नागरिकता नहीं प्राप्त की जा सकती है। तो ये तो ऑप्शन के अनुसार चेक करना पड़ेगा। ऐसे भारतीय बैंक में धन जमा करके, ऐसे तो हमारे सारे नेता ने स्विस बैंक में धन जमा किया हुआ है, उनको नागरिकता थोड़ी मिल रही है वहाँ की। नागरिकता संशोधन अधिनियम कब पारित हुआ? तो 11 दिसंबर 2019 को क्या हुआ था? CAA। कितना बवाल हुआ था, देखा था आपने? शाहीन बाग में बैठे हुए थे लाखों। भैया मेरे पास तो कुछ है ही नहीं, हम कैसे बताएं कि संविधान में हम ही हैं, हम ही नागरिक हैं। ना मेरे पास आधार कार्ड है, ना मेरे पास राशन कार्ड है, ना मेरे पास वोटर ID कार्ड है, ना हमको जो रहते हैं अगल बगल में वो कभी देखे हैं हमको, हम तो घर में बैठ के रहते थे। तो कैसे हम संविधान की नागरिकता पास करेंगे? एक्चुअली क्या था उसमें, बस 1-2 कागज दिखाना था कि हाँ भारत के नागरिक हो, इतने दिन से रह रहे हो। आधार कार्ड दिखाना था, वोटर ID दिखा सकते थे। लेकिन बवाल कहीं मत, कुछ पे भी हो सकता है। नेक्स्ट है, नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 का उद्देश्य क्या है? तो अफगानिस्तान, बांग्लादेश, पाकिस्तान में उत्पीड़ित अल्पसंख्यक समूह। तो अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान में अल्पसंख्यक कौन होंगे? क्या मुस्लिम होंगे? नहीं होंगे। कौन होंगे? हिंदू होंगे, बौद्ध होंगे, ईसाई होंगे, जैन होंगे। अगर ये लोग आते हैं तो उन्हें नागरिकता प्रदान की जाएगी भारत की, अगर वो 5 साल तक रह जाते हैं, ऐसा कुछ था, ठीक है। अब देखते हैं मूल अधिकार। अगर संविधान में सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक कोई होता है वो है मूल अधिकार, आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। सबसे पहले मूल अधिकार लिए कहाँ से गए थे? तो मूल अधिकार आपके अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं। भारतीय संविधान में इन अनुच्छेद के अंतर्गत नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं। अनुच्छेद 12 से 35 तक मौलिक अधिकारों का वर्णन है भाग 3 में।
नेक्स्ट है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक प्रावधानों को संघीय संसद राज्य विधानमंडल द्वारा बनाए गए नियमों कानूनों पर प्राथमिकता प्रदान करता है? तो अनुच्छेद 13 है आपका, जो संविधान प्रावधानों को विधान पालिकाओं द्वारा बनाए गए नियमों कानूनों पर प्राथमिकता प्रदान करता है। किस हिसाब से? अनुच्छेद 13 के हिसाब से। नेक्स्ट है विधि या नियम या कानून का अधिराज्य का मतलब क्या हुआ? तो सभी के लिए कानून एक समान होता है, यही है कानून का अधिराज्य। नेक्स्ट है भारतीय संविधान का निम्नलिखित में अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है। तो 19 के क में आपका बोला गया है कि आपको कुछ भी बोलने की स्वतंत्रता है। अब आपको पता ही है हमारी मीडिया कुछ भी बोल देती है। अभी ऑपरेशन सिंदूर में हमारी मीडिया के अनुसार हमने इस्लामाबाद पे कब्जा कर लिया था, जबकि ऐसा कुछ नहीं हुआ है। तो ये हमारे क्यों बोला उन्होंने? क्योंकि उन्हें 19 के क के अनुसार बोलने की स्वतंत्रता है। ठीक है, बोलने की स्वतंत्रता है तो कुछ भी बोल देते हैं। एक हमारे भाई साहब थे जो बोलते थे, मतलब क्रिकेटर को ट्रोल कर रहे थे, तो उन्हें बोला एक फ्रंट फुट निकालने के लिए एक शॉट दिखा रहे थे, तो उनसे फ्रंट फुट नहीं पता चल रहा था उन्हें क्या होता है। लेकिन बोलने की स्वतंत्रता है, आप कुछ भी बोल सकते हो। आप प्रधानमंत्री को सुना देते हो पकड़ के कि ऐसा है, ये तो ऐसा है, ये तो ऐसा है। ये आपकी बोलने की स्वतंत्रता है। ठीक है, आप किसी भी विषय पे बात कर लेते हो, ये भी आपके बोलने की स्वतंत्रता है। प्रेस की स्वतंत्रता इसी स्वतंत्रता से आती है। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है उच्चतम न्यायालय की व्यवस्था के अनुसार निजी भवन के ऊपर राष्ट्रीय झंडे को फहराना किसके तहत हर नागरिक का मौलिक अधिकार है? संविधान के 19 के 1 के ए में है। बहुत सारे स्वतंत्रता है इसमें, पानी पीने की स्वतंत्रता, खाना खाने की स्वतंत्रता, झंडे फहराने की स्वतंत्रता, बहुत सारा स्वतंत्रता है इसी में वर्णित है 19 के 1 का ए में। ठीक है, क्वेश्चन है भारतीय संविधान में संशोधन करके शिक्षा का अधिकार कब जोड़ा गया था? तो 1 अप्रैल 2010 को जोड़ा गया था शिक्षा का अधिकार। नेक्स्ट है सूचना का अधिकार, काम का अधिकार, शिक्षा का अधिकार और मकान का अधिकार में से क्या मानव अधिकार भारतीय संविधान के अंतर्गत मौलिक अधिकार भी है? तो शिक्षा का अधिकार जो है वो आपके मौलिक अधिकार भी आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है इनको संविधान द्वारा मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति दी गई है। तो सर्वोच्च न्यायालय को बोला गया है कि आप भैया मौलिक अधिकार को लागू कीजिए और देखिए कि किसी के साथ हनन ना हो मौलिक अधिकार में। ठीक है, नेक्स्ट है संवैधानिक उपचारों में से किसे पोस्टमार्टम भी कहा जाता है? तो उत्प्रेषण या अधिकार परीक्षा को पोस्टमार्टम भी बोला जाता है। संविधान उपचारों कहाँ है? आर्टिकल 32 में है। इसको संविधान की आत्मा किसने बोला था? बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने संवैधानिक उपचारों को यानी रिट को संविधान की आत्मा बताया था। नेक्स्ट है यह मूल अधिकार भारतीय संविधान में नागरिकों को नहीं दिया गया है। तो संपत्ति का अधिकार भारत के नागरिकों के लिए मौलिक अधिकार नहीं है। ये कौन सा अधिकार है? यह आपका कानूनी अधिकार है, ये मौलिक अधिकार नहीं है। पहले ये मौलिक अधिकार था लेकिन बाद में हटा दिया गया और इसको कहाँ पहुंचा दिया गया? इसके नानी के घर यानी कानूनी अधिकारों में। नेक्स्ट है उन मौलिक अधिकारों का चयन करें जो भारतीय नागरिकों को प्राप्त है परंतु गैर नागरिकों का नहीं। भाषण, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, बिल्कुल आप जो हैं वो अपने प्रधानमंत्री को कुछ भी सुना सकते हैं, किसी को भी कुछ भी सुना सकते हैं। लेकिन अगर कोई विदेशी आपके सामने बोलने लगे प्रधानमंत्री पे तो आपको गुस्सा आएगा, भाई तुम कौन होते बोलने वाले, मेरे प्रधानमंत्री है, मैंने सुना है, आपको लगेगा ना। तो ये स्वतंत्रता उन्हें नहीं दी गई है पराई नागरिकों को, मतलब जो भारतीय नहीं है, कि आप किसी को भी बोल लो, भाषण दे सकते हो लेकिन वो भी लिमिट में। ठीक है, नेक्स्ट है कानून के समक्ष समता। तो कानून के समक्ष समानता तो सबको होनी चाहिए ना। अगर कोई विदेशी के साथ गलत व्यवहार हुआ है तो उसको भी समान अधिकार है, जितना आपके साथ गलत व्यवहार हुआ है उसको है, तो होना ही चाहिए, ये अच्छी बात है। अल्पसंख्यकों के अधिकार ये आपको मिलेंगे। अगर कोई आ जाए अल्पसंख्यक और बोलेंगे भैया हम तो ये करेंगे, जैसे भारत में अल्पसंख्यक कौन कौन से हैं? जैन हैं, बौद्ध हैं, मुस्लिम हैं, ईसाई हैं, मतलब हिंदू के अलावा सब हैं। और कोई विदेशी आके बोले हम यहाँ अपनी फैक्ट्री लगाएंगे, मतलब स्कूल लगाएंगे, क्यों नहीं लगाएंगे, हम अल्पसंख्यक हैं। अल्पसंख्यक भारत में थोड़ी हो, आप तो बाहर से आए हो, जो भारत में है उन्हें अधिकार प्राप्त है, आपको क्यों होगा? तो ये भी अधिकार उन्हें प्राप्त नहीं है, यानी 1 और 3 प्राप्त नहीं है। चौथा क्या है? जीवन और स्वतंत्रता का संरक्षण, मतलब बाहर कोई आए तो उसको जीवन जीने का अधिकार नहीं होगा? होगा कि क्यों नहीं होगा? तो 1 और 3 आपका आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट है भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त यह अधिकार गैर नागरिकों को भी उपलब्ध है। संविधान निराकरण का अधिकार आपके गैर नागरिकों को भी प्राप्त है। नेक्स्ट है संवैधानिक उपचार का अधिकार किसके अंतर्गत आता है? संविधान उपचार यानी आर्टिकल 32, आर्टिकल 32। तो ये कहाँ आता है? 12 से 35 तक अगर मौलिक अधिकार है और 32 में संवैधानिक उपचार है, तो नॉर्मल है कि संवैधानिक उपचार आपका मौलिक अधिकार है। ठीक है, ये कानूनी अधिकार भी है, ये संवैधानिक अधिकार भी है। किसी व्यक्ति की अवैध हिरासत के खिलाफ रिट लागू होती है तो हैबियस कॉर्पस होती है, यानी बंदी प्रत्यक्षीकरण। कभी कभी क्या होता है ना कि पुलिस या सरकार आपको जबरदस्ती बंदी बना लेती है बिना कोई रीजन के, आपको नजरबंद कर देगी, आपको घर में से बाहर नहीं निकलने देगी। वैसे में आप रिट लगा सकते हो कि मुझे हैबियस कॉर्पस लगाना है, सुप्रीम कोर्ट में अपील करनी है। सुप्रीम कोर्ट बोल सकता है कि पुलिस को कि आप क्यों लगा रहे हो उन पे, ठीक है, और इसके कोई खास नहीं रीजन हो तो वो हटा दिया जाएगा आप पे। जैसे आप धारा 370 हटाया जा रहा था, तो आप देख रहे होंगे कि कश्मीर के सारे नेताओं को नजरबंद कर दिया गया था, उनके घर में बंद कर दिया गया था लगभग 3-4 महीने तक। क्यों? अगर नहीं करते तो वो हो सकता था भड़काऊ भाषण दे सकते थे, जिसमें दंगा फसाद हो सकता था। आप देखे होंगे 370 हटने पर कोई भी दंगा फसाद नहीं हुआ था। क्यों? इंटरनेट बैन था, वहाँ के नेता बंद थे। तो ये किसका उपयोग किया गया था? बंदी प्रत्यक्षीकरण का उपयोग किया गया था उस टाइम। ये करना कभी कभी आवश्यक हो जाता है। देखिए कश्मीर में अगर नहीं करता तो दंगा ही होते रहता अभी तक। नेक्स्ट है मौलिक अधिकारों की सूची में से संपत्ति का अधिकार निकाल दिया गया था। तो मोरारजी देसाई के शासनकाल के दौरान सूची के मौलिक अधिकार से संपत्ति का अधिकार निकाल के कानूनी अधिकार में डाल दिया गया था। नेक्स्ट है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 में लिखा हुआ है कानून के समक्ष समानता कहाँ से लिया गया है? तो कानून के समक्ष समानता ब्रिटेन से लिया गया है। इसके अलावा संसदीय प्रणाली भी ब्रिटेन से लिए गए हैं। जो हमारा संसद चलता है ना, लोकसभा राज्यसभा, ये भी हमारा ब्रिटेन से ही लिया गया है। नेक्स्ट है भारतीय संविधान में कौन मौलिक अधिकार का विचार लिया गया है? तो भारत के संविधान में मौलिक अधिकारों का विचार आपके संयुक्त राज्य अमेरिका यानी यूएसए के संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट है मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए कोर्ट लागू कर सकता है। तो मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए सुप्रीम कोर्ट क्या जारी कर सकती है? रिट जारी कर सकती है आर्टिकल 32 के अनुसार। मैं बार बार 32 क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है रिट, आपको हर एक एग्जाम में देखने को मिलेगी। नेक्स्ट है संवैधानिक उपचार जिसे पोस्टमार्टम भी कहा जाता है। तो अधिकार परीक्षा को पोस्टमार्टम भी बोला जाता है। नेक्स्ट है मूल अधिकारों के इस संवर्ग में अस्पृश्यता के रूप में किए गए विभाजन के विरुद्ध संरक्षण समाविष्ट है। समता का अधिकार यानी समानता का अधिकार के अंतर्गत आता है अस्पृश्यता का उन्मूलन। समानता का अधिकार आपके 14 से 18 तक का वर्णन है। 14 में क्या है? कानून के समक्ष समानता है। 15 में क्या है? लिंग, जाति, स्थान, जन्म स्थान या फिर आपके लिंग, जाति, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता आपके साथ। RRCSP है, रेस, रिलीजियन, कास्ट, इस प्लेस। तो इस 5 के अनुसार आपके साथ कोई भेदभाव नहीं किया जा सकता। ये आर्टिकल 15 में वर्णन है। 16 में क्या है? 16 में आपको कि अवसर में समानता की बात की गई है, यानी जो भी सरकारी नौकरी होगी उसमें अवसर में सबको समान अधिकार मिलेंगे। उसके बाद 17 में क्या है? 17 में आपका छुआछूत का अंत है। 17 में छुआछूत का अंत है। 18 में क्या है? 18 में उपाधियों का अंत है। उपाधियों का अंत है, यानी आप कोई भी राजाधिराज, ये महाराज, ये आपको टाइटल नहीं लगा सकते। और इसी के हिसाब से उपाधियों के अंत के हिसाब से जो कभी पुरस्कार मिलता है, जैसे सचिन तेंदुलकर जी हैं, उनको क्या बोला जाता है? भारत रत्न सचिन तेंदुलकर जी। भारत रत्न सचिन तेंदुलकर जी, या फिर भारत रत्न सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी, भारत रत्न भूपेन हजारिका जी। तो इन्हें क्यों बोला जाता है? जब अगर उपाधियों का अंत है तो इन्हें क्यों बोला जाता है? तो इसी 18 का प्रयोग करके राष्ट्रपति ने हक देता है कि आपको इसमें लगाया जाएगा, क्योंकि ये भारत का सबसे बड़ा पुरस्कार है। या फिर पद्मश्री मिलने पर उन्हें लगाया जाता है पद्मश्री, ये पद्मश्री, वो पद्मश्री अजय देवगन जी, ठीक है। तो ये जैसे भारत के किसी को नोबेल प्राइज मिलता है ना, तो ये 18 के अनुसार राष्ट्रपति उन्हें परमिशन देता है कि आप जाके नोबेल प्राइज ले सकते हैं अगर भारत का नागरिक हो आप तो। अब आते हैं राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के सिद्धांत पे। तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व यानी 36 से
51 के बीच है, ठीक है। 36 से 51 भाग अच्छा भाप लिखा गया, भाग 4, और ये कहाँ से लिया गया है? ये लिया गया है आपके आयरलैंड के संविधान से, आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। चलिए क्वेश्चन शुरू करते हैं। कल्याणकारी राज्य की संकल्पना का समावेश भारत के संविधान में है। तो राज्य के नीति निर्देशक तथ्यों में है कल्याणकारी राज्य की संकल्पना। जैसे संविधान क्या करेगा, किसके लिए? गरीबों के उन्मूलन के लिए। क्या करेगा? गरीबी उन्मूलन के लिए, नॉट गरीबों को उन्मूलन के लिए। ये सब कल्याणकारी राज्य है। जैसे कल्याण हुआ आपका, इसको कानूनी दृष्टि से नहीं देखा जाता, क्योंकि अगर नेता वादा कर दे, आप जाकर उन पर केस करने लगो, तो उन्हें वादा पूरा करना पड़ेगा, है ना। नेक्स्ट है, भारत में पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था की गई है। तो राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के सिद्धांत के अंतर्गत भारत में पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था की शुरुआत की गई है। और ये हमारी गांधी जी चाहते थे कि हर गांव में भी एक ऐसा प्रशासनिक व्यवस्था हो। नेक्स्ट है, कौन सा अनुच्छेद पंचायत के गठन के लिए राज्य सरकार को निर्देश देता है? तो अनुच्छेद 40 बोलता है कि हर पंचायत में, मतलब हर राज्य में पंचायत बने, पंचायतों का गठन हो, अनुच्छेद 40। नेक्स्ट है, सही सुमेलन कीजिए। तो सही सुमेलित ही है, आप देख लीजिएगा। ग्राम पंचायत का गठन 40 में है। आचार संहिता क्या है? 44, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। समान सिविल संहिता या समान आचार संहिता, आर्टिकल 44। नेक्स्ट है, कृषि एवं पशुपालन, अनुच्छेद 48। न्यायपालिका और कार्यपालिका का पृथक्करण, अनुच्छेद 50। हम अंतर्राष्ट्रीय शांति के विकास की बात करते हैं, अनुच्छेद 51 के तहत। हम चाहते हैं कि विश्व में शांति रहे, लेकिन कुछ नेशन हैं जो अपने हथियार बिकवाने के लिए नहीं चाहते हैं कि विश्व में शांति रहे। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के भाग 4 में दिए गए निर्देशित सिद्धांतों को सूचीबद्ध कीजिए। तो समान कार्य के लिए समान वेतन है, ये आपके ऑप्शन के अनुसार होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान के भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत कहाँ से लिए गए हैं? तो ये कहाँ से लिए गए हैं? मैंने बताया आपको, आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिए गए हैं? तो अभी तो बताया मैंने, आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। अब आते हैं हम लोग मूल कर्तव्य पे। हमारा अधिकार मिल गया हमको, हमारे टीपीएस भी मिल गए हमको, कल्याण हो गया हमारा, हमारा भी तो कुछ कर्तव्य बनता है ना, बनता है कि नहीं? तो मूल कर्तव्य पर बात करते हैं। ये है आपका आर्टिकल 4 का ए में, 4 का या 4 का ए में, सॉरी भाग 4 भाग है ये, आर्टिकल तो 51 का ए में है, ठीक है। और उसके बाद क्या है, ये कहाँ से लिया गया है? ये यूएसएसआर से लिए गए हैं, यानी यूनाइटेड स्टेट ऑफ सोवियत रूस। अब तो रूस बचा, सिर्फ यूएसएसआर बचा ही नहीं, लेकिन रशिया तमाम कोशिश कर रहा है कि यूएसएसआर बना ले फिर से, इसलिए तो। नेक्स्ट है, 42वें संविधान संशोधन के 10 आचार आदर्शों को इस नाम से जाना जाता है। तो सबसे पहले 10 ऐड किए गए थे, अब 11 हो गए। मौलिक कर्तव्य बोला जाता है इन्हें। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था? तो 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था मौलिक कर्तव्य। नेक्स्ट है, 42वें संविधान संशोधन अधिनियम से भारतीय संविधान में एक नया अध्याय जोड़ा गया है, तो मौलिक कर्तव्य। 42वां संविधान संशोधन 1976 किसकी सिफारिश पे? स्वर्ण सिंह समिति के, सरदार स्वर्ण सिंह समिति, तब एसएसएस, सरदार स्वर्ण सिंह समिति। क्लियर है? नेक्स्ट है, भारत में मौलिक कर्तव्य है। तो भारत में मौलिक कर्तव्य क्या है? हमारी मिलीजुली संस्कृति की समृद्ध विरासत को संरक्षित करना ही मौलिक कर्तव्य है। इसमें 11 चीजों का वर्णन है, आप पढ़ लीजिएगा, इंपॉर्टेंट हो सकते हैं आपके लिए। नेक्स्ट है, हम भारत के संविधान के अनुच्छेद 39 में दिए गए निर्देशक सिद्धांतों का हिस्सा नहीं है। तो लोगों के पोषण के स्तर को बढ़ाना, उनके स्वास्थ्य में सुधार, ये उनके 39 आर्टिकल 39 में नहीं लिखा हुआ है। नेक्स्ट है, भारत के संविधान की 42वें संविधान संशोधन में किस निम्नलिखित कथन गलत है? तो इसमें कौन सा कथन गलत है? 42वें संविधान संशोधन में संविधान में 8 मौलिक कर्तव्य जोड़े नहीं, 10 जोड़े थे, 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े थे, ये तो गलत हो गया। नेक्स्ट है, इसमें नए नीति निर्देशक सिद्धांत यानी अनुच्छेद 39 ए, अनुच्छेद 43 से अनुच्छेद 47 जोड़े गए, ये भी गलत है। पेन नहीं चल रहा यार। चलो अब आते हैं हमारे देश के सुप्रीम लीडर यानी राष्ट्रपति पे।
चलिए अब बढ़ते हैं हम लोग राष्ट्रपति पे। तो राष्ट्रपति पे बढ़ते नहीं, हम लोग राष्ट्रपति के बारे में जानेंगे। राष्ट्रपति पे बात कैसे जाएंगे भाई, उनका हाइट कम थोड़ी है, ठीक ठाक हाइट है उनका। नेक्स्ट है भारत के राष्ट्रपति अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हैं तो अपने अधिकारियों द्वारा ही करेंगे, इसमें क्या बात है, सीधा जाके थोड़ी करने लगेंगे कि वो भैया हम तो राष्ट्रपति हैं लेकिन हमको अपना काम करना पसंद है, हम जा रहे हैं प्रधानमंत्री का ऑफिस जानकारी लेने, ऐसा तो नहीं होता है। नेक्स्ट है भारत की कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन है। तो भारत की कार्यपालिका का एग्जीक्यूटिव हेड किसे बोला जाता है, हमारे राष्ट्रपति जी को। हमारे राष्ट्रपति कौन है, द्रौपदी मुर्मू जी हैं, श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी। नेक्स्ट है भारतीय संविधान में केंद्रीय सरकार की अधिशासी शक्तियों को किसमें निहित किया गया है। तो भारत के राष्ट्रपति में निहित किया गया है। अब देखते हैं भारत में राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है। तो एकल हस्तांतरणीय मत प्रणाली द्वारा एवं अनुपातिक मत प्रणाली द्वारा। इसमें कौन कौन भाग लेते हैं, इसमें भाग लेते हैं संसद के दोनों सदनों के सभी निर्वाचित सदस्य, याद रखिएगा निर्वाचित यानी जिन्हें जनता ने चुन के भेजा है, एवं राज्य विधानसभा के सभी निर्वाचित सदस्य, ठीक है। और इनके वोट को उनके मतलब जनसंख्या से गुना किया जाता है, फिर उसका अनुपात निकाला जाता है, ऐसे ही अनुपातिक मत द्वारा राष्ट्रपति का वोट होता है, ठीक है। नेक्स्ट है भारत के राष्ट्रपति कितनी बार पुनः चुनाव के लिए पात्र होते हैं। तो कितने भी बार बन सकते हैं भारत के राष्ट्रपति में, कोई भी कितने भी बार बन सकता है, लेकिन एक बार बना के सबको अब हटा दिया जाता है क्योंकि दूसरा को भी बनना है। राष्ट्रपति का पद भारत में चूज किया जाता है, आपको पता है। जो भी पॉलिटिकल पार्टी सत्ता में होती है वो देखती है कि किसे राष्ट्रपति बनाने से हमारे अगले चुनाव में फायदा होगा, तो वो उस हिसाब से राष्ट्रपति बनाती है नए नए। इसलिए आप देखिएगा कि कोई भी राष्ट्रपति अब एक बार के बाद ज्यादा नहीं बन सकते। बने कौन कौन है, राजेंद्र प्रसाद जी बने हैं, सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी बने हैं। हमको तो पता है सबसे अच्छे राष्ट्रपति कौन लगे थे, हमको सबसे अच्छे राष्ट्रपति लगे थे एपीजे अब्दुल कलाम जी, ये राष्ट्रपति थे। हमारे अटल बिहारी वाजपेयी जी थे प्रधानमंत्री। क्या बेबाक फैसला लेते थे दोनों, मजा आ जाता था, लेकिन हर चीज का अंत होता है। नेक्स्ट है अगर भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में कोई विवाद है तो उस विवाद को सौंपा जा सकता है। तो अगर चुनाव में भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में कोई विवाद हो तो उसको चुनाव आयोग नहीं देखेगा, उसको देखेगा भारत का सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। तो आप बताइए सुप्रीम कोर्ट के SCI सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के अभी हाल ही मतलब मुख्य जज कौन है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन है, आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। नेक्स्ट है भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है। तो संसद में अगर महाभियोग प्रक्रिया लगाई गई भारत के राष्ट्रपति पर तो उन्हें अपने पद से हटाया जा सकता है। अभी कोई भी राष्ट्रपति ऐसे नहीं है जिन्हें महाभियोग से हटाया गया हो इंडिया में। नेक्स्ट है यदि राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति का पद खाली हो, ठीक है, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों कहीं घूमने चले गए, बोले कि भैया हम काम नहीं करेंगे, हम जा रहे घूमने, ठीक है चलिए जाइए। तो उस समय राष्ट्रपति का तो जरूरत होगा, जैसे कोई विधेयक आया पास करना है, बिना राष्ट्रपति के सिग्नेचर के होगा ही नहीं, वो जरूरी है। तो कौन करेगा उसके राष्ट्रपति का पद कौन होगा, तो भारत का मुख्य न्यायाधीश जो होगा उसको उस टाइम भारत का राष्ट्रपति माना जाएगा। अगर राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों नहीं हो, अगर राष्ट्रपति नहीं हो उपराष्ट्रपति हो तो उपराष्ट्रपति को राष्ट्रपति माना जाएगा, अगर दोनों नहीं हो तो भारत का मुख्य न्यायाधीश को राष्ट्रपति माना जाएगा। तो ये भारत का मुख्य न्यायाधीश कितना बड़ा पद है कि वो राष्ट्रपति के बराबर कार्य करता है, इसलिए उनको चाहिए फुल इज्जत। वो बोलते थे अमेरिका क्या कहता था, मतलब मुख्य न्यायाधीश बनने से पहले बोलते थे, वो क्या आज हम कहते हैं तुम क्या हो गई। नेक्स्ट है एक विधेयक जो संसद में प्रस्तुत किया जाता है कौन सी क्रिया के बाद अधिनियम बन जाता है। तो जैसे ही राष्ट्रपति अपना सिग्नेचर करते हैं तो वो क्या कहता है, वो अधिनियम बन जाता है। यानी राष्ट्रपति का सिग्नेचर कितना मायने रखता है एक विधेयक के लिए, आप इसी से समझ सकते हैं। जब तक राष्ट्रपति सिग्नेचर करेंगे नहीं वो विधेयक पारित नहीं होगा, वो अधिनियम नहीं बन सकता है। कभी कभी राष्ट्रपति जो है वो रख लेते हैं, वो रख लेंगे, पता ही नहीं चलेगा कहाँ गया कहाँ नहीं, बस पैकेट में रख लेंगे, उसको बोला जाता है पॉकेट वीटो। वो बस रख लेते हैं, ना जवाब देते हैं, संसद को हक भी नहीं होता है कि वो पूछ सकते, ठीक है।
नेक्स्ट है भारतीय संविधान भारत के राष्ट्रपति को अधिकार नहीं देता है। तो राज्यों के मुख्यमंत्री का ये तो ऑप्शन से कर लीजिएगा, राज्यों के मुख्यमंत्री का नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल करता है। नेक्स्ट है भारत के राष्ट्रपति को यह अधिकार नहीं प्राप्त है, ये भी ऑप्शन से है। तो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाए ये प्राप्त नहीं है, इसीलिए उसे संसद की प्रक्रिया झेलना होगा। नेक्स्ट है भारत के प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद किस राज्य से थे? ये बीपीएससी का क्वेश्चन क्यों है यह आप जान सकते हैं। बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन किस राज्य से थे? तो हमारे पहले राष्ट्रपति जो थे वो बिहार राज्य से थे। इस पे बिहारियों को गर्व होना चाहिए, पर मैंने कभी किसी को गर्व करते देखा नहीं है, अफसोस की बात है। नेक्स्ट है स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति बिहार से तो थे, लेकिन थे कौन? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, जो संविधान सभा के अध्यक्ष थे। और मैंने आपसे पूछा था ना कि संविधान पे सभा पे मतलब संविधान बना तो सबसे पहले सिग्नेचर किसने किया था? सबसे पहले सिग्नेचर का हक किनका होता है? अध्यक्ष का ही तो होता है। तो राजेंद्र प्रसाद जी ने ही सबसे पहले सिग्नेचर किया था कि हाँ यही हमारा संविधान होगा। नेक्स्ट है श्रीमती प्रतिभा पाटिल का भारतीय गणतंत्र के राष्ट्रपति के रूप में क्रम क्या था? तो 12वीं राष्ट्रपति थी हमारी प्रतिभा देवी सिंह पाटिल जी। अच्छा, जब ये नहीं बनी थी तो मैं क्वेश्चन जीके जो होता है ना स्कूल में, मैं पूछता था कि भारत में सबसे लंबे बालों वाले राष्ट्रपति कौन है? सबसे लंबे बालों वाले राष्ट्रपति कौन थे? एपीजे अब्दुल कलाम जी थे सबसे लंबे बालों वाले। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, भारत के 15वें राष्ट्रपति चुनाव के लिए संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन यानी यूपीए के उम्मीदवार कौन थे? मीरा कुमार जी थी, लेकिन बनी नहीं थी, उनकी जगह बन गए थे, कौन बनते, क्या नाम है उनका? अरे मुझे याद आता है तो मैं बताता हूँ। हाल ही में उन्हें बनाया गया है कि एक देश एक चुनाव, उसका अध्यक्ष बनाया गया। हाँ, रामनाथ कोविंद जी बन गए थे, रामनाथ कोविंद। मुझे क्या होता है ना कि कोई अचानक से कुछ पूछे ना तो मुझे 2 मिनट के लिए याद ही नहीं होता क्या नाम है, याद दिमाग में घूमता है, बस नाम मुंह पे नहीं आता। नेक्स्ट है भारतवर्ष की रक्षा बल के सुप्रीम कमांडर कौन होते हैं? भारत के आर्मी के, चाहे वो एयरफोर्स हो, इंडियन नेवी हो या फिर इंडियन आर्मी हो, उन सब के हेड कौन होते हैं? उन सब के हेड होते हैं हमारे राष्ट्रपति महोदय जी। नेक्स्ट है संघ की कार्यकारी शक्ति राष्ट्रपति में होगी, यह उल्लेख कहाँ है? तो अनुच्छेद 53 में है, संघ की कार्यकारी शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी। नेक्स्ट है राष्ट्रपति अपने पद पर आसीन होने के बाद पद का ग्रहण करेंगे तो 5 वर्ष के लिए भारत के राष्ट्रपति का चुनाव होता है। कितना वर्ष? 5 वर्ष। नेक्स्ट है भारत के संविधान के अनुच्छेद 61 के तहत क्या किया जाता है? तो अनुच्छेद 61 में राष्ट्रपति पर महाभियोग का वर्णन है, यानी राष्ट्रपति को उसके पद से कैसे हटाया जा सकता है, यह अनुच्छेद 61 में वर्णन है इसका। नेक्स्ट है संसद के 17 वर्षांत के समय अध्यादेश जारी करने की शक्ति निहित होती है। संसद के 17 वर्षांत के समय अध्यादेश जारी करने की शक्ति किसमें निहित होती है? राष्ट्रपति में। 17 वर्षांत क्या होता है? संसद के 3 सत्र चलते हैं, मानसून सत्र, शीतकालीन सत्र, मानसून, शीतकालीन, और क्या चलता है भाई? और चलता है आपका बजट। ग्रीष्मकालीन कोई सत्र नहीं चलता है, 3 ही सत्र चलते हैं संसद के। नेक्स्ट है द्रौपदी मुर्मू हैं, तो द्रौपदी मुर्मू भारत की 15वीं राष्ट्रपति हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित भारत के राष्ट्रपति का संवैधानिक विशेषाधिकार नहीं है। तो एक वित्तीय विधेयक, याद रखिएगा, एक वित्तीय विधेयक मनी बिल को राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए संसद के पास नहीं लौटा सकते, क्योंकि मनी बिल प्रस्तुत ही होता है राष्ट्रपति का सिग्नेचर लेके, राष्ट्रपति मान्यता देते हैं तभी प्रस्तुत होता है। मान लीजिए आप एक चीज के लिए मान्यता दिए कि हाँ घर में, कि हाँ चलो भाई आज दाल चावल बनेगा, और जब बन गया अब बोल रहे हम तो नहीं खाएंगे, दाल चावल क्यों बनाया? तो आपको क्या पड़ेगी? माँ बाप से, बाप से तो नहीं लेकिन माँ से जरूर पड़ जाएगी। उसी ऐसे राष्ट्रपति को नहीं पड़ती, लेकिन वो लौटा नहीं सकते। नेक्स्ट है उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या निर्धारित करने का अधिकार है। तो उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या निर्धारित करने का अधिकार आपके राष्ट्रपति के पास है। नेक्स्ट है राष्ट्रपति को उसके सामान्य सेवा काल के पूर्ण होने से पहले उसके पद से हटाया जा सकता है। बिल्कुल हटाया जा सकता है, आर्टिकल 61 का प्रयोग करके क्या होगा? महाभियोग लग जाएगा। नेक्स्ट है 2022 के भारत के 16वें उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए निर्वाचक मंडल में कितने सदस्य थे? कितने थे?
788 थे उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए। कौन कौन होते हैं? ये होते हैं राज्यसभा और लोकसभा के निर्वाचित सदस्य। नेक्स्ट है राज्यसभा का सभापति कौन होता है? तो राज्यसभा का सभापति आपके उपराष्ट्रपति होते हैं, राज्यसभा के सभापति। नेक्स्ट है राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? तो उपराष्ट्रपति होते हैं राज्यसभा के पदेन अध्यक्ष। अब क्या होता है ना, उपराष्ट्रपति को तो अगर राष्ट्रपति नहीं हो तब उपराष्ट्रपति का काम है, जब बन गए पद तो रखना है तो काम क्या करेंगे? सीधा सीधा राज्यसभा का सभापति बना दो, कुछ तो काम करेंगे। नहीं, यह कथन असत्य है कि उपराष्ट्रपति का चुनाव भारत का राष्ट्रपति करता है। बिल्कुल नहीं करता है। भारत में गणतंत्र है, किसी का चुनाव राष्ट्रपति क्यों करेंगे? नेक्स्ट है मोहम्मद हामिद अंसारी के भारत के उपराष्ट्रपति के रूप में कौन सा क्रमांक है? तो ये अभी मोहम्मद हामिद अंसारी तब थे, अब कौन है? अब थे जगदीप धनखड़ थे, अभी ये पद खाली है। सोचिए जैसे अभी उपराष्ट्रपति का पद खाली है, अगर राष्ट्रपति जी को भी कुछ हो जाता है, तबीयत खराब हो जाती है, उन्हें मन नहीं करता कि भैया हम राष्ट्रपति नहीं रहेंगे, हम इस्तीफा देते हैं अपना, किसे देंगे? सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को इस्तीफा दे सकते हैं वो, ठीक है, वो दे दिए। तो भारत के जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं वो खुशी खुशी स्वीकार करेंगे इस्तीफा, क्यों? बाद में ये राष्ट्रपति हो जाएंगे ना, इसलिए। नेक्स्ट है भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है, तो भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य, चाहे निर्वाचित हो या मनोनीत, कितने मनोनीत होते हैं? राज्यसभा में 12 सदस्य मनोनीत कर सकता है राष्ट्रपति, लोकसभा में 0। पहले ये 2 थी, लेकिन उसको घटा के मोदी सरकार ने 0 कर दी, एनडीए सरकार ने एक्चुअली। अब आते हैं केंद्रीय मंत्रिपरिषद पे। तो भारत का प्रधानमंत्री मुख्य है, तो केंद्र में जो सरकार बनता है उसके प्रधानमंत्री मुख्य होते हैं। और याद रखिएगा, प्रधानमंत्री का चुनाव नहीं होता है, इनकी नियुक्ति होती है। ये निर्वाचित नहीं होते, इनकी नियुक्ति होती है। कौन नियुक्ति करता है? राष्ट्रपति करते हैं। आप जो वोट देने जाते हो ना, वो आप वोट देते हो अपने संसद सदस्य के लिए, आप प्रधानमंत्री के लिए वोट नहीं देते हो। वो संसद सदस्य जाके अपना प्रधानमंत्री चुनेगा, अगर बहुमत किसी पार्टी के पास आई तो वो पार्टी चुनेगी अपना सत्ता पक्ष का नेता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए संविधान में मंत्रिमंडल शब्द का एक ही बार प्रयोग हुआ है, तो कैबिनेट या मंत्रिमंडल शब्द का कहाँ प्रयोग हुआ है? आर्टिकल 352 में, पहले भी बताया मैंने। यार पिन काम नहीं कर रहा यार। आमतौर पर भारत के प्रधानमंत्री होते हैं तो लोकसभा के सदस्य होते हैं आमतौर पे, लेकिन कभी कभी राज्यसभा के सदस्य को भी प्रधानमंत्री बनाया जा सकता है, जैसे आपकी इंदिरा गांधी जी। ये क्या हुआ था कि ये एक बार तो चुनाव लड़ी थी इलाहाबाद से, लेकिन इनके चुनाव को इलाहाबाद कोर्ट ने धांधली बता गया था, बोला था कि आप गलत तरीके से चुनाव जीती हैं, वोट लुटवा के जीती हैं, इसलिए इंदिरा गांधी राज्यसभा चली गई। ऐसे ही राज्यसभा के हमारे एक और थे मनमोहन सिंह जी, वो भी राज्यसभा के सदस्य थे, लोकसभा के सदस्य नहीं थे। नेक्स्ट देखिए, भारत का प्रधानमंत्री किसके प्रति जवाबदेह है? तो भारत का प्रधानमंत्री या पूरा मंत्रिमंडल आपके लोकसभा के प्रति जवाबदेह है। किसके प्रति? लोकसभा के प्रति। नेक्स्ट क्वेश्चन, मंत्रिपरिषद किसके लिए उत्तरदायी है, किसके प्रति? तो अभी मैंने बताया लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है मंत्रिपरिषद। मंत्रिपरिषद क्या होती है? एक प्रधानमंत्री होता है, उसके साथ जितने उसका सपोर्ट करने के लिए मिनिस्टर होते हैं ना, उन्हें मंत्रिपरिषद बोला जाता है। नेक्स्ट है संघीय मंत्रिपरिषद के मंत्री सामूहिक रूप से उत्तरदायी होते हैं। संघीय मंत्रिपरिषद के मंत्री लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं, ना कि राज्यसभा के प्रति। नेक्स्ट है भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में कार्यपालिका विधायिका के अधीन रहकर कार्य करती है। कार्यपालिका विधायिका के अधीन रहकर कार्य करती है, मतलब विधायक जो कानून बनाए, संसद जो कानून बनाए, उसको लागू कौन करता है? कार्यपालिका करती है। नेक्स्ट है केंद्र सरकार में उच्चतम नागरिक सेवा अधिकारी कौन है? तो केंद्र सरकार में उच्चतम नागरिक सेवा अधिकारी है मंत्रिमंडल का सचिव। ठीक है, इन्हें कैबिनेट मंत्री का दर्जा प्राप्त होता है सचिव को। ये भी लाल बत्ती, काला बत्ती, ब्लू बत्ती जो भी होता है उसमें घूम सकते हैं। नेक्स्ट है किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा मंत्रिपरिषद की संख्या लोकसभा के कुल सदस्यों के 15% के सीमा तक निर्धारित की गई? तो 91वां संविधान संशोधन द्वारा यह किया गया कि किसी भी लोकसभा के 15%, मतलब एक ही लोकसभा है, उसके 15% से ज्यादा मंत्री नहीं बन सकते हैं, और दिल्ली विधानसभा में मात्र 10%। हाल ही में अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय का प्रभार किसे सौंपा गया है?
पुराना क्वेश्चन है, आप देख लीजिएगा, इसका कोई मतलब नहीं है अभी पढ़ाने का। ये अगस्त 2023 तक है, अभी 2025 चल रहा है, देख लीजिएगा इसको। नेक्स्ट है भारतीय प्रशासन में विभाजन प्रणाली किससे संबंधित है? तो भारतीय प्रशासन में विभाजन प्रणाली आपकी नीति या कार्यान्वयन से संबंधित है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय सुरक्षा समिति का प्रधान कौन होता है? तो राष्ट्रीय सुरक्षा समिति का प्रधान आपके प्रधानमंत्री होते हैं, और तीनों सेनाओं के प्रमुख कौन होते हैं? आपके राष्ट्रपति होते हैं। अब आते हैं महान्यायवादी और महानियंत्रक लेखा परीक्षक। नेक्स्ट, भारत सरकार को कानूनी विषयों पर परामर्श कौन देता है? तो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया देते हैं कानूनी विषयों पर परामर्श। जैसे अगर सरकार किसी का जमीन ले लेती है रोड बनाने के लिए, तो हो सकता है वो पेश कर दे, तो उसके सरकार को भी कानून पता होना चाहिए ना। अब कोई प्रधानमंत्री कानून पढ़ने तो बैठेगा नहीं, तो वो किसको रखता है? अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को कानून बताने के लिए, या फिर ये अटॉर्नी जनरल सरकार की तरफ से कोर्ट में जाकर केस भी लड़ते हैं। ये आते हैं आर्टिकल 76 में, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। आर्टिकल 76 में अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया की बात की गई है। अगला क्वेश्चन है, भारत का महान्यायवादी किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? तो भारत के राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है भारत के महान्यायवादी को। क्वेश्चन है, भारत सरकार का कौन सा अधिकारी सदस्य न होते हुए भी भारतीय संसद की कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार रखता है? तो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया रखता है, संसद में जाके बैठ सकता है, वहां के सब कर सकता है, लेकिन वोट नहीं डाल सकता। अब आप बोलिएगा वोट क्यों डालना है? वोट इसलिए डालना होता है कि जैसे कभी कभी अविश्वास प्रस्ताव आता है, कोई प्रस्ताव आता है, कोई विधेयक आता है, तो उसके लिए वोट डालना तो जरूरी होता है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है, एक गैर सदस्य के रूप में किसी संसद की सदन में कार्यवाही भाग ले सकता है? तो उपराष्ट्रपति एवं महान्यायवादी ले सकता है। नेक्स्ट है, कानूनी विषयों पर राज्य सरकार को कौन परामर्श देता है? तो कानूनी विषयों पर राज्य सरकार को एडवोकेट जनरल देता है परामर्श। राज्य सरकार को, केंद्र सरकार को कौन देता है? अटॉर्नी जनरल, और राज्य सरकार को एडवोकेट जनरल। याद रखिएगा, बिहार के एडवोकेट जनरल कौन है, देख लीजिएगा आप। अब आते हैं संसद की बात करते हैं। तो हमारे संसद में कितने प्रकार हैं? हमारे संसद में 3 प्रकार हैं। कौन कौन है? एक तो है आपका लोकसभा, एक्चुअली मैंने हाथ से लिख रहा हूँ इसलिए इतना बड़ा लिखा रहा है, लोकसभा। एक और है राज्यसभा, और तीसरे हमारे कौन है? तीसरे हमारे राष्ट्रपति महोदय जी। तो ये भी संसद के ही प्रकार हैं। क्यों? कोई भी विधेयक आता है, चाहे तो लोकसभा में आएगा या राज्यसभा में, लेकिन जाएगा कहाँ? राष्ट्रपति के पास। तो वो भी तो संसद के प्रकार हुए ना। लोकसभा से राज्यसभा जाएगा, राज्यसभा से राष्ट्रपति, या राज्यसभा से लोकसभा जाएगा, लोकसभा से राष्ट्रपति के पास। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन कहाँ था? ये था, लोकसभा के लिए चुनाव में निर्वाचित होने के लिए किसी व्यक्ति की न्यूनतम आयु सीमा क्या है? अगर आप 25 साल के हो जाते हैं तो आप लोकसभा का चुनाव लड़ सकते हैं। नेक्स्ट है, संसद सदस्य बनने हेतु उम्र। तो अगर लोकसभा का चुनाव का 25 साल है तो संसद से सदस्य भी 25 साल में ही बनोगे। वर्तमान लोकसभा में प्रत्येक राज्य के लिए स्थानों का आवंटन आधारित है। तो 1971 की जनगणना पे देखिए हम कितने पीछे चल रहे हैं। 2011 का जनगणना के बाद हमारा जनगणना हुआ ही नहीं है। 1971 की जनगणना पे हमने लोकसभाओं को बांट रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हमारी सरकार जो है ना, वो सिर्फ चुनाव कराने और रिजल्ट लाने में आगे रहती है। बाकी ना आपका एग्जाम ठीक से होगा, ना सीटों का आवंटन ठीक से हो रहा है। नेक्स्ट है, लोकसभा में राज्यवार सीटों का आवंटन वर्ष 1971 की जनगणना पर आधारित है। यह निर्धारण किस वर्ष तक यथावत रहेगा? 2026 तक। इसके बाद क्या किया जाएगा? इसके बाद आपका जो 2021 में तो हुआ नहीं, 25 हो गया, 26 में ही जो जनगणना होगा ना, उसी के आधार पर आवंटन किया जाएगा। अब देखिए आवंटन किया जाता है या इसको एक संविधान संशोधन किया जाएगा, बढ़ा दिया जाएगा 10 साल के लिए। नेक्स्ट है, प्रत्येक राज्य में लोकसभा की सीटों का परिसीमन आयोग द्वारा किया जाता है। इस परिवेशन आयोग को 2026 तक रोक दिया गया है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा में अनुसूचित जातियों के आरक्षण का प्रावधान किया गया है? तो अनुच्छेद 330 में अनुसूचित जातियों के आरक्षण का प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय से सदस्य मनोनीत करने की शक्ति किसके पास है? तो लोकसभा में अब शक्ति नहीं है।
अब कहाँ है? सिर्फ राज्यसभा में है। पहले था 2 लेकिन अब हट गया है। देखिए नोट लिखा हुआ है, लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय के सदस्य मनोनीत करने के प्रावधान को 25 जनवरी 2020 के बाद 104वें संविधान संशोधन अधिनियम 2019 के तहत नहीं बढ़ाया गया है। यानी अब ये मनोनीत नहीं कर सकते हैं राष्ट्रपति लोकसभा में। नेक्स्ट है, लोकसभा को कार्यकाल पूरा होने के लिए पहले भंग किया जा सकता है। तो लोकसभा को कार्यकाल पूरा होने से पहले भंग किया जा सकता है। तो प्रधानमंत्री की सिफारिश पर राष्ट्रपति भंग कर सकते हैं। अगर प्रधानमंत्री को लगा मेरा मंत्रिमंडल ठीक से काम नहीं कर रहा है तो भंग कर देगा, लेकिन नहीं करेंगे। प्रधानमंत्री 5 साल के लिए प्रधानमंत्री बने हैं, ऐसे कैसे छोड़ दे भाई। इससे भाई अच्छा है 2 गो घोटाला करके बैठ जाओ, पैसा तो आ जाएंगे। लोकसभा को उसके कार्यकाल की समाप्ति के पूर्व ही भंग किया जा सकता है, बिल्कुल राष्ट्रपति द्वारा किया जा सकता है, प्रधानमंत्री की सलाह पे या मंत्रिपरिषद की सलाह पे। लोकसभा में सामान्यतः कितने सत्र होते हैं? अभी मैंने बताया कितने होते हैं, 3 होते हैं, शीतकालीन, मानसून और बजट। नेक्स्ट है, लोकसभा में कम से कम कितने सत्र बुलाए जाते हैं? तो वर्ष में 2 बार तो बुलाना ही चाहिए। ऐसे 3 होते हैं, लेकिन 2 तो होना ही चाहिए, ये वाला नियम है। यह राज्य सबसे अधिक प्रतिनिधि भी लोकसभा में भेजता है, तो उत्तर प्रदेश 80 सीट हैं लोकसभा के उत्तर प्रदेश में, बिहार में है 40। जहां तक लोकसभा में प्रतिनिधित्व का प्रश्न है, कौन से राज्य दूसरे तथा तीसरे दर्जे पे हैं? तो महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल है दूसरा, तीसरा, चौथा पे बिहार। इसीलिए बोला जाता है कि उत्तर प्रदेश अगर किसी को चाह गया तो वो प्रधानमंत्री बना देगा। 80 सीट है भाई। लोकसभा चुनाव का कोई प्रत्याशी अपनी जमानत खो देता है यदि उसे प्राप्त ना हो सके। तो जब लोकसभा चुनाव में आप नामांकन करने जाइएगा ना, तो आपको कुछ पैसे देने पड़ते हैं अपनी जमानत के रूप में, ठीक है, कि इतना दे रहे हैं, हम वोट ले आएंगे। और अगर नहीं वोट ला पाए, 1% या कुछ वोट होता है, अगर नहीं ला पाए ना आप, तो आपका जमानत, आपका पैसा रख लिया जाएगा। देखिए 1/6 है, वैध मतों का 1/6, यानी टोटल अगर 600 वोट पड़े हैं तो आपको 100 वोट लाना अनिवार्य है, नहीं तो आपका जमानत रख लिया जाएगा। तो नेताओं के लिए जमानत क्या ही बड़ी बात होती है भाई। लोकसभा का पहला आम चुनाव कब हुआ था? तो 1952 में हुआ था पहला आम चुनाव, जिसमें हमारे प्रधानमंत्री बने थे जवाहरलाल नेहरू जी। 9वीं लोकसभा भंग की गई, तो मार्च 1991 में 9वीं लोकसभा भंग की गई थी। भारत के 12वीं लोकसभा के लिए निर्वाचन हुए, भारत के 12वीं लोकसभा के निर्वाचन 1998 में हुए थे। नेक्स्ट है, लोकसभा का नेता कौन होता है? तो लोकसभा का नेता प्रधानमंत्री होता है। नेक्स्ट है, लोकसभा के स्पीकर का निर्वाचन कैसे होता है? तो लोकसभा के सभी सदस्यों द्वारा होता है लोकसभा के स्पीकर का निर्वाचन, सब वोट देके बनाते हैं। राज्यसभा में होते हैं, तो राज्यसभा में 250 सदस्य होते हैं, जिनमें 12 सदस्य भारत के राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट देखिए, राज्यसभा में राज्यों का प्रतिनिधित्व इस आधार पर दिया गया है, सबकी जनसंख्या के अनुपात में स्थान दिया गया है। किस अनुसूची के तहत? 4थी अनुसूची के तहत राज्यसभा में सीटों का आवंटन किया गया है। नेक्स्ट है, राज्यसभा के सदस्य चुने जाते हैं, तो राज्यसभा के सदस्य 6 वर्ष के लिए चुने जाते हैं, ठीक है। और राज्यसभा वैसी सदन है जो कभी भी विघटित नहीं हो सकती। लोकसभा हो सकती है, राज्यसभा नहीं हो सकती। इसके हर 2 साल पे इसका 1/3 सदस्य बाहर चले जाते हैं और 1/3 सदस्य नए आ जाते हैं हर 2 साल पे। तो 3 दूना 6 साल। तो राज्यसभा के कार्यकाल कितना हुआ? राज्यसभा सदस्य का कार्यकाल 6 वर्ष। राज्यसभा का कार्यकाल नहीं होता, वो चलते रहता है। नेक्स्ट है, राज्यसभा को अस्थायी सदन कहते हैं। क्यों? क्योंकि इसे विघटित नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट है, हमारे संविधान के अनुसार राज्यसभा का कार्यकाल तो समाप्त नहीं हो सकता। राज्यसभा के भंग करने का अधिकार किसे है? किसी के पास नहीं है। राज्यसभा भंग ही नहीं हो सकता। क्लियर है? राज्यसभा को भंग नहीं किया जा सकता, चाहे आप मंगल ग्रह पे घूम के क्यों ना आ जाओ। राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने व्यक्ति मनोनीत किए जाते हैं? तो राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में 12 सदस्य मनोनीत किए जाते हैं। नेक्स्ट है, किस सभा का अध्यक्ष उसका सदस्य नहीं होता है? तो राज्यसभा का अध्यक्ष जो है वो उसका सदस्य नहीं होता है। राज्यसभा का अध्यक्ष कौन होते हैं? उपराष्ट्रपति। और उपराष्ट्रपति सभा का सदस्य नहीं होता, यानी वो वोट नहीं कर सकता। राज्यसभा के चेयरमैन कौन होते हैं? तो भारत के उपराष्ट्रपति होते हैं राज्यसभा के चेयरमैन। राष्ट्रपति क्या क्वेश्चन है? सिर्फ राष्ट्रपति। तो राष्ट्रपति संसद का हिस्सा होता है, मैंने बताया संसद में 3 हिस्से, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति।
नेक्स्ट है संसद के 2 सत्रों के बीच अधिकाधिक अंतराल कितना होना चाहिए? तो अधिकाधिक अंतराल 6 महीने होने चाहिए, यानी 2 सत्र तो 1 साल में होने ही चाहिए। एक एमपी की सीट को रिक्त घोषित किया जा सकता है यदि वह सदन से लगातार 2 माह की अवधि के लिए अनुपस्थित रहता है। संसद सत्र चल रहा है, 2 माह के लिए आप गायब हैं तो आपको संसद सदस्य को नहीं माना जाएगा। राजनीतिक शब्दावली में शून्यकाल का अर्थ है, तो प्रश्नकाल के तुरंत बाद के समय को शून्यकाल बोला जाता है। जैसे प्रश्नकाल होता है ना, या विपक्ष प्रश्न पूछता है, सत्ता पक्ष मंत्री उसके जवाब देते हैं, उसके तुरंत बाद का समय को शून्यकाल बोला जाता है। और ये किसी संविधान में वर्णित नहीं है, ये बस टर्म आ गया है। संसद के दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन आयोजित होता है, तो एक ऐसे विधेयक पर विचार करने और उसे पारित करने के लिए जिस पर दोनों सदनों में मतभेद हो, उसके लिए संयुक्त अधिवेशन होता है। कौन बुलाता है? भारत के राष्ट्रपति बुलाते हैं। कौन? भारत के राष्ट्रपति। और इसकी अध्यक्षता कौन करता है? तो इसकी अध्यक्षता आपके लोकसभा के अध्यक्ष करेंगे, ना कि राज्यसभा के अध्यक्ष। लोकसभा के अध्यक्ष अभी कौन है? ओम बिरला जी हैं, कोटा से सांसद हैं। संविधान के अनुच्छेद 113 के अनुसार वार्षिक बजट में कितनी अनुदान की मांगे संसद में पेश की जा सकती हैं? तो ऐसा कुछ नहीं है, कोई लिमिट नहीं है। नेक्स्ट है भारतीय संविधान में अनुच्छेद 110 के अनुसार धन विधेयक, यानी याद रखिएगा अनुच्छेद 110 में क्या है? धन विधेयक है कि परिभाषा में क्या सम्मिलित है? तो टैक्स कैसे लगाना, समाप्त करना, उसके विनिमय में प्रत्यारोपण, भारत की संचित निधि से खर्च विवरण, ये सब धन विधेयक 110 में है। और इसको राष्ट्रपति, और एक और क्वेश्चन है देखिए, धन विधेयक को हमेशा लोकसभा में ही पेश करना होता है, इसे राज्यसभा में पेश नहीं किया जा सकता। धन विधेयक के मामले में राज्यसभा की शक्ति नगण्य होती है। 14 दिन के अंदर अगर राज्यसभा में भेजा भी जाता है तो 14 दिन के अंदर उसे पास करना ही होता है। आप उसमें बस बता सकते हो कि ये आप चेंज कर सकते हो तो कर लो, लोकसभा बोलेगा हम नहीं करेंगे तो आप उस पर जोर नहीं दे सकते। उसके बाद भारत के राष्ट्रपति के पास चला जाएगा, वो भी बंधे हुए होते हैं उस पर साइन करने के लिए। क्यों? क्योंकि जब लोकसभा में पेश किया गया था तो उनको दिखाकर ही पेश किया गया था, तो फिर अगर वो ना कैसे बोल सकते हैं। नेक्स्ट है धन विधेयक पेश किया जा सकता है तो केवल लोकसभा में। कमाल है ना, मैं जो क्वेश्चन बताता हूँ वो अगला क्वेश्चन बन जाता है ना। धन विधेयक पेश किया जा सकता है केवल लोकसभा में। निम्नलिखित सही नहीं है। धन विधेयक की शुरुआत राज्यसभा में होती है, कभी नहीं हो सकती। कभी देखा आपने बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री को राज्यसभा में? लेखानुदान बना है, तो बजट पारित होना लंबित होने के कारण निधि आवंटन हेतु लेखानुदान बना है। जैसे बजट आया और पारित ही नहीं हुआ और देश को पैसा चाहिए तो क्या होगा? उसके लिए लेखानुदान बना हुआ है। नेक्स्ट है कटौती प्रस्ताव का उद्देश्य क्या होता है? तो बजट प्रस्ताव के खर्च में कमी का प्रस्ताव प्रस्तुत करना कटौती प्रस्ताव का उद्देश्य होता है। नेक्स्ट है लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करती है, तो लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट लोकसभा के स्पीकर को प्रस्तुत करती है और ये लोकसभा का सबसे बड़ा समिति होता है। नेक्स्ट है क्या संसदीय समिति कार्यपालिका के नियम विनियम बनाने के लिए प्रत्यायोजित शक्ति से संबंधित है? तो अधीनस्थ विधानसभा समिति होती है। ठीक है। नेक्स्ट है भारत के संसद का व्यय नियंत्रित किया जाता है, तो भारत के संसद का व्यय भारत के संसद के द्वारा ही नियंत्रित किया जा सकता है। नेक्स्ट है राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के लिए नामित सदस्यों की संख्या कितनी होती है? तो राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के लिए नामित सदस्यों की संख्या आपकी 12 होती है। राज्यसभा में प्रतिनिधि में शामिल है, तो राज्यसभा में प्रतिनिधित्व में शामिल है भारत के राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत सदस्य और अप्रत्यक्ष रूप से नागरिकों द्वारा उनके प्रतिनिधियों के माध्यम से चुने गए सदस्य। आप देखते होंगे राज्यसभा का वोट सब नहीं डालते, कुछ कुछ डालते हैं, जैसे ग्रेजुएट लोग हो गए, टीचर्स हो गए, यही सब जाके वोट डालते हैं। अब आते हैं लोकसभा सचिवालय सीधे पर्यवेक्षण में आता है, तो लोकसभा अध्यक्ष के पर्यवेक्षण में आता है, यानी लोकसभा अध्यक्ष नजर बनाए रखते हैं लोकसभा सचिवालय पे। नेक्स्ट है लोकसभा और विधानसभाओं के लिए एंग्लो इंडियन के नामांकन के प्रावधान को समाप्त करने के लिए किस विधेयक से मांग की गई? तो 126वां संविधान संशोधन, 104वां संविधान संशोधन बन के आया। ठीक है। नेक्स्ट है भारत में संविधान संशोधन किया जा सकता है, तो भारत में संविधान संशोधन आप या हम तो कर नहीं सकते, करेगी संसद ही। नेक्स्ट है राज्यों के पुनर्गठन की शक्ति है, तो राज्यों के पुनर्गठन की शक्ति भी भारतीय संसद के पास है। किस अनुच्छेद के तहत अध्यक्ष सदन के किसी भी सदस्य को अपनी भारतीय भाषा में बोलने की अनुमति दे सकता है? तो आर्टिकल 120A के तहत
संसद के अध्यक्ष अगर चाहे तो संसद के किसी भी सदस्य को अपनी मातृभाषा में बोलने की अनुमति दे सकता है। जैसे रवि किशन जाके भोजपुरी में बोल देते हैं, एक्चुअली मगही में बोलते हैं। नए संसद भवन में सांसदों की कुल सीटों की संख्या क्या है? तो 1272 है नए संसद भवन में। सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के तहत बनाए गए हैं नए संसद भवन त्रिकोणीय आकार में। नेक्स्ट है राज्यसभा के पास लोकसभा से ज्यादा शक्ति है किस क्षेत्र में? तो एक नई अखिल भारतीय सेवा के निर्माण में। जैसे 3 अखिल भारतीय सेवा है, आईपीएस, आईएएस, आईएएस और आईएफएस, इंडियन फॉरेन सर्विस है। अगर कोई चाहे कि एक इंडियन फॉरेस्ट सर्विस भी बना दे तो ये कौन कर सकता है? ये सिर्फ राज्यसभा कर सकता है, लोकसभा के पास इसकी शक्ति नहीं होती है। नेक्स्ट है भारत के संविधान में संशोधन की प्रक्रिया शुरू की जा सकती है। तो भारत के संविधान में कहीं से भी संशोधन की प्रक्रिया की जा सकती है, चाहे वो लोकसभा हो या राज्यसभा। अब हम आते हैं हमारे देश के सर्वोच्च न्यायालय पे। क्वेश्चन देखिए, भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी। तो भारत के संविधान द्वारा ही भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट है भारत के उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने की शक्ति किसमें निहित होती है? तो भारत के उच्चतम न्यायालय यानी सर्वोच्च न्यायालय में यानी सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने की शक्ति आपके देश के संसद के पास होती है। संसद मतलब लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति। नेक्स्ट है भारत के सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की वर्तमान स्वीकृत संख्या कितनी है? तो एक मुख्य न्यायाधीश होते हैं, 31 अन्य जज होते हैं, सॉरी 33 अन्य जज होते हैं। तो 33 प्लस 1 कितना होगा? 34 हो गए। भारतीय सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? तो भारतीय सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति करते हैं आपके राष्ट्रपति महोदय जी। नेक्स्ट है सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपने पद से त्याग पत्र किसको लिखकर दे सकता है? तो सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपने पद से त्याग पत्र राष्ट्रपति के सामने दे सकता है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्त की उम्र क्या है, यानी कितने वर्ष बाद वो रिटायर हो जाएंगे? तो 65 साल के जैसे ही हो जाएंगे वो हो जाएंगे। चलिए हो गया आपका कोर्ट में काम। अब आप घर पे जाके आराम से चाय पी के अखबार पढ़िए। निम्नलिखित कथन सही नहीं है। निम्नलिखित में एक ही कथन है, वही सही नहीं है। क्या कथन है? सर्वोच्च न्यायालय कोर्ट मार्शल को छोड़कर अन्य किसी भी उच्च न्यायालय अदालतों की सुनवाई कर सकता है। तो यह कथन सही नहीं है। नेक्स्ट है न्यायिक पुनर्विलोकन का अर्थ यह है कि सर्वोच्च न्यायालय राज्य के किसी कानून को अवैध घोषित कर सकता है। अगर राज्य संविधान के अनुसार कानून नहीं बनाए तो ये सुप्रीम कोर्ट की जिम्मेदारी होती है कि वह उसे अवैध घोषित कर सके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, भारत में न्यायिक प्रणाली किस पर आधारित है? तो भारत में न्यायिक प्रणाली संविधान नियमित कानून की उचित प्रक्रिया परंपरा पर आधारित है, कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया पे। नेक्स्ट है सर्वोच्च न्यायालय एक संघीय न्यायालय है, मानव अधिकारों का संरक्षण है। कैसे? आर्टिकल 32। बार बार क्यों याद रखो आर्टिकल 32। संविधान का अंतिम विवेचक, बिल्कुल। कैसे? संविधान के साथ अगर आप कोई छेड़छाड़ करते हो तो वो सर्वोच्च न्यायालय की जिम्मेदारी होती है कि आपको बताए कि बी इन योर लिमिट, औकात में रहो। और सिविल न्यायालय तो ही। नेक्स्ट है इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ मुकदमे में सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय किस विषय से संबंधित है? तो इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ मुकदमे में सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय सरकारी नौकरियों में अन्य पिछड़ा वर्ग आरक्षण यानी ईडब्ल्यूएस पे आधारित है। ईडब्ल्यूएस एक्चुअली इंदिरा साहनी जी ने इसको चैलेंज किया था, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय बोला क्या ही हो जाएगा। एएस आनंद 1990 के दशक के अंत में किस पद पर कार्यरत थे? ये क्वेश्चन आपसे एग्जाम में नहीं पूछेगा। आपसे एग्जाम में पता है क्या पूछेगा? हाल ही में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन थे? कौन थे नहीं, कौन है? नेक्स्ट है हाल ही में भारत की संसद ने 3 तलाक कानून पारित करके भारत के सर्वोच्च न्यायालय के किस वर्ष के विनिर्णय को समर्थन दिया है, जिसने 3 तलाक जिसे तलाक है बिद्दत को असंवैधानिक बना दिया था? तो ये 2017 के दिया था। एक्चुअली 3 तलाक अभी पूरी तरह से बैन नहीं हुआ है। और 3 तलाक में जैसे होता था ना, एक मुस्लिमों में होता है, आपके कोई दोस्त हो तो पूछ लीजिएगा, कि 3 बार तलाक बोलना होता है। जैसे कभी बोल दे, अभी मन किया तो एगो बोल दिया, फिर 1 महीने बाद बोले, फिर 1 साल बाद बोले। तो ऐसे 3 तलाक भी एक तलाक होते हैं मुस्लिम धर्म में।
और कभी कभी ऐसे भी होते हैं तलाक तलाक तलाक, तो इसको बैन किया गया है, तुरंत तुरंत बोलने वाले को। बाकी एक 3 तलाक चालू ही है। 3 बार गलती एक्चुअली क्या होता था ना कि इसको गुस्से में बोल दिया जाता था तलाक तलाक तलाक, गुस्सा आया बोल दिए। अब फिर आपको धर्म के अनुसार अगर आप हो, मुस्लिम धर्म में धर्म को मान्यता बहुत ज़्यादा है, धार्मिक होते हैं सब लोग, तो वो अगर बोल दिए ना तो वो एक्सेप्ट कर लेते हैं कि मैंने दे दिया है, तो इसको बैन किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट है भारतीय संविधान में सर्वोच्च न्यायालय के मूल अधिकार क्षेत्र को परिभाषित किया जाता है। तो अनुच्छेद 131 के द्वारा मूल अधिकार क्षेत्र को परिभाषित किया जा सकता है। अगर कोई मेरी स्टूडेंट जो इस्लाम धर्म के समर्थक हो, मैंने कुछ अगर गलत बोला हो तो प्लीज़ मुझे क्लियर करो, मुझे ठीक से आइडिया नहीं है, लेकिन मैंने कहीं पढ़ा था कि यही हुआ है, मैंने बता दिया आपको। अगर ऐसा नहीं हुआ है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मुझे क्लियर कर देना आप। नेक्स्ट है भारत के सर्वोच्च न्यायालय से संबंधित है, तो कॉलेजियम प्रणाली है भारत के सर्वोच्च न्यायालय से संबंधित, यानी जज ही बैठ के जज को चुनेंगे, संसद नहीं चुनेगा। संसद में बस प्रस्ताव भेज दिया जाएगा, दिखाई जाएगा यही जज है आपका, इसी को चुनो। नेक्स्ट है भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने इस मामले से संभावित अधिनिर्णय के सिद्धांत को अपनाया, तो गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य सरकार का बनाया। कॉलेजियम प्रणाली के बारे में निम्नलिखित कथन सही है, तो सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम 5 सदस्यीय निकाय है जिसका नेतृत्व भारत के मौजूदा मुख्य न्यायाधीश करते हैं। इसमें उस समय न्यायालय के 4 अन्य वरिष्ठतम न्यायाधीश शामिल होते हैं। उच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश की नियुक्ति कॉलेजियम प्रणाली के माध्यम से ही की जा सकती है। नेक्स्ट है सर्वोच्च न्यायालय की न्यायिक समीक्षा शक्ति के संबंध में निम्नलिखित कथन असत्य है, सत्य नहीं असत्य है। तो अपने निर्णय की समीक्षा करने और संशोधन करने का कोई अधिकार नहीं है, ऐसा नहीं है अधिकार। नेक्स्ट है भारतीय न्यायपालिका विलासी मुकदमेबाजी से ग्रसित है, यह किसने कहा था? यह कहा था एन.वी. रमन्ना ने, ये भी हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रह चुके हैं एन.वी. रमन्ना साहब। नेक्स्ट है उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में बदलाव किया जाना चाहिए। उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में बदलाव किया जा सकता है, तो यह काम सिर्फ हमारे संसद जी कर सकते हैं। अब आते हैं राज्य विधानमंडल एवं मंत्री परिषद पे। तो जैसे ही अपने उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री पढ़ा, वैसे ही राज्य में है राज्यपाल, मुख्यमंत्री। तो चलिए शुरू करते हैं। राज्य सरकार का कार्यकारी अध्यक्ष कौन होता है? तो संवैधानिक अध्यक्ष किसे माना जाता है? राज्यपाल को। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करते हैं? हमारे राष्ट्रपति जी करते हैं। नेक्स्ट है किसी राज्य का राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है। देखिए मैंने बोला था, मैं जो क्वेश्चन बताता हूँ अगला में छप जाता है अपने आप। नेक्स्ट है भारतीय संविधान के अनुसार राज्यों की विधायिका में सम्मिलित है। तो भारतीय संविधान के अनुसार राज्य की विधायिका में राज्यपाल होता है, विधानसभा होता है, विधान परिषद होते हैं। जहां इसका अस्तित्व विधान परिषद सभी राज्यों में नहीं है, कुछ कुछ राज्यों में है, बिहार में है, यूपी में है, मध्य प्रदेश में है, कर्नाटक में है, और कहाँ है? पश्चिम बंगाल में तो नहीं है, उसने अर्जी दी है बनवाने की। महाराष्ट्र में है और एक और कोई स्टेट है, आंध्र प्रदेश में है शायद। भारत में राज्य विधान पालिकाओं का उच्च सदन है। तो भारत में राज्य विधान पालिकाओं का उच्च सदन विधान परिषद को बोला जाता है। जैसे संसद में उच्च सदन किसे बोला जाता है? राज्यसभा को। वैसे ही राज्य में विधान परिषद को उच्च सदन बोला जाता है। भारत के किसी राज्य में विधान परिषद का सृजन अथवा उसकी समाप्ति की जा सकती है, तो ये संसद कर सकता है। नेक्स्ट है राज्य विधान परिषद के सदस्य इस श्रेणी से नहीं चुने जाते हैं। तो राज्य विधान परिषद के सदस्य उद्योगपति श्रेणी से नहीं चुने जाते हैं। बिहार में ये होते ही नहीं है, तो चुने कहाँ से जाएंगे? केरल, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली और बिहार राज्यों में से कहाँ विधान परिषद है? ना केरल में है, ना हिमाचल में है, ना दिल्ली में है। कहाँ है? बिहार में है आपका। भारतीय संविधान के अनुच्छेदों में यह राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचन का प्रावधान प्रस्तुत करता है। तो अनुच्छेद 170 के तहत राज्य विधानसभा के निर्वाचन का प्रावधान प्रस्तुत किया जाता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 170। अच्छा मैंने बताया नहीं ना आपको, संसद किस आर्टिकल में है? तो संसद है 79 में। 80 में है आपका राज्यसभा और 81 में क्या है आपका? लोकसभा। इसको नोट कर लीजिएगा। 79 में आपका संसद है, जिसमें लिखा गया है कि संसद 3 प्रकार के होते हैं, राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा। 80 में राज्यसभा का वर्णन है, 81 में लोकसभा का। क्वेश्चन है अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, मणिपुर और मेघालय में किस राज्य की विधानसभा में सदस्यों की संख्या अधिक है? तो हिमाचल प्रदेश में है विधानसभा में सदस्यों की संख्या सबसे अधिक।
जम्मू और कश्मीर राज्य के विभाजन के बाद बने किस केंद्र शासित प्रदेश की अपनी कोई विधायिका नहीं है? तो लद्दाख की नहीं है। बाकी जम्मू और कश्मीर की तो विधायिका हो गई, लद्दाख की नहीं है। यदि किसी राज्य की विधानसभा का अध्यक्ष पद त्यागना चाहे तो उसे अपना त्याग पत्र किसे देना चाहिए? तो उसे अपना त्याग पत्र उपाध्यक्ष को देना चाहिए। नेक्स्ट है केंद्र शासित प्रदेश के मुख्यमंत्री जहां पर इस तरह का प्रावधान है नियुक्त किए जा सकते हैं। तो केंद्र शासित प्रदेश में अगर कोई मुख्यमंत्री होगा, जैसे लद्दाख में नहीं है, जम्मू कश्मीर में है, दिल्ली में है, पांडिचेरी में है, दमन दीव में नहीं है, तो अगर मुख्यमंत्री होंगे तो कौन नियुक्त करेगा? तो राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जा सकता है। नेक्स्ट है राज्य का मंत्रिपरिषद समूह स्तर पर उत्तरदायी है। तो जैसे लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते थे केंद्र के मंत्रिपरिषद, वैसे ही राज्य के मंत्रिपरिषद विधानसभा के प्रति उत्तरदायित्व होते हैं। अब आते हैं हम लोग उच्च न्यायालय पे। इलाहाबाद, दिल्ली, गुजरात और बंबई उच्च न्यायालय में से एक से अधिक राज्य केंद्र शासित प्रदेश के लिए है। इलाहाबाद यूपी के लिए है, दिल्ली मात्र दिल्ली के लिए है, गुजरात सिर्फ गुजरात के लिए है, लेकिन बंबई जो है वो आपके बंबई के लिए है, मतलब महाराष्ट्र के लिए है, लक्षद्वीप के लिए है और गोवा के लिए है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है एक उच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना त्याग पत्र किसे देता है? तो एक उच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना त्याग पत्र राष्ट्रपति को देता है। नेक्स्ट है बाबरी मस्जिद या राम जन्मभूमि का विवाद जो इलाहाबाद उच्च न्यायालय के समक्ष है का प्रकार है, तो स्वायत्त का अधिकार मुकदमा है यानी टाइटल सूट का है। नेक्स्ट है किस उच्च न्यायालय ने फैसला दिया कि एक ही बार में 3 बार तलाक कहने से तलाक होना गैर कानूनी है? तो ये फैसला किसने दिया था? इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने। अभी मैंने बताया एक ही बार में 3 तलाक गुस्से में बोला जाता है। भारत में चलित न्यायालय इनका मानस पुत्र है। तो एपीजे अब्दुल कलाम ने बोला था कि भारत में चलित न्यायालय यानी मोबाइल कोर्ट इसका मानस पुत्र है राज्य कोर्ट का। अब देखते हैं हम लोग केंद्र राज्य संबंध, आपात उपबंध और वित्त आयोग। तो क्वेश्चन है निम्न में से किस वर्ष सरकारी आयोग जिसने केंद्र राज्य संबंधों में परिवर्तन की संस्तुति को अधिकार दिया था ने अपना प्रतिवेदन जमा किया था? सरकारी आयोग किससे संबंधित है? केंद्र राज्य संबंध से। बस इतना याद रखना है आपको। सरकारी आयोग किससे संबंधित है? केंद्र राज्य संबंध से 1988 ईस्वी में आया था, इसने अपना जमा किया था प्रतिवेदन। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 300 किससे संबंधित है? तो मुकदमे तथा कार्यवाही से संबंधित है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 300 किस अनुच्छेद के अनुसार भारत के राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जा सकती है? तो राष्ट्रीय आपातकाल 352 में की जा सकती है। 352 आर्टिकल के अनुसार राष्ट्रपति करेंगे और इसी में कैबिनेट का वर्णन है, सिर्फ मात्र इसी में कैबिनेट का वर्णन है। यानी कैबिनेट के जब बोलेगी राष्ट्रपति को कि हाँ भैया राष्ट्रीय आपातकाल लगा दो, आप राष्ट्रपति बोलेंगे ओके बेटा लगाते हैं। नेक्स्ट है राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपात की घोषणा कर सकता है, बिल्कुल। हथियारबंद विद्रोह के आधार पर बिल्कुल कर सकता है, बाह्य आक्रमण के आधार पर बिल्कुल कर सकता है, युद्ध के आधार पर बिल्कुल कर सकता है। नेक्स्ट है प्रायः किसकी सलाह पर राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू होता है? तो गवर्नर बोलता है कि ये जो आपने मुख्यमंत्री है इससे शासन ठीक से चल नहीं रहा है, तो आप क्या करो कि अपना शासन लगा लो। तो राष्ट्रपति बोलते हैं ओके आपका हुक्म सर आंखों पे। नेक्स्ट है प्रथमतः आपातकाल की स्थिति की घोषणा कितने समय काल के लिए की जा सकती है? तो 6 महीने के लिए की जा सकती है। नेक्स्ट है भारत के वित्त आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथन सही है? तो भारत के वित्त आयोग के संबंध में क्या है? इसका वर्णन अनुच्छेद 280 में है, बिल्कुल है। वित्त आयोग द्वारा की गई सिफारिशें प्रकृति में केवल सलाहकार है, यानी ये सिर्फ सलाह दे सकते हैं, इनका मानना ना मानना ये संसद पर निर्भर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका किस अनुच्छेद के अंतर्गत वित्त आयोग के गठन का प्रावधान है? तो अनुच्छेद 280 के तहत वित्त आयोग के गठन का प्रावधान है। नेक्स्ट है भारत में संघीय वित्त आयोग संबंध रखता है, तो राज्य एवं केंद्रों के बीच वित्त का संबंध रखता है भारत में संघीय वित्त आयोग। अब आते हैं लोकपाल और महत्वपूर्ण आयोग पे। मैं सब नहीं बता रहा हूँ, मैं सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बता रहा हूँ, याद रखिएगा आप लोग, ये मत बोलिएगा ये तो आपने बताया नहीं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वही मैं बता रहा हूँ। योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो योजना आयोग की स्थापना 15 मार्च 1950 को हुई थी और योजना आयोग की जगह किसने ले लिया? नीति आयोग ने ले ली। नीति आयोग ने 2015 में जब नीति आयोग ने जगह ली तो कौन सा पंचवर्षीय योजना चल रहा था? उस समय 12वां पंचवर्षीय योजना रनिंग था, जिसको हटाकर नीति आयोग लाया गया है।
नेक्स्ट है, किस राज्य में पहला लोकायुक्त स्थापित हुआ था? तो महाराष्ट्र में पहला लोकायुक्त स्थापित हुआ था। नेक्स्ट है, स्वतंत्र भारत के प्रथम विधि आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो स्वतंत्र भारत के प्रथम विधि आयोग के अध्यक्ष थे आपके श्री MC सेतलवाल जी। कौन थे? श्री MC सेतलवाल जी। नेक्स्ट है, संविधान समीक्षा आयोग जिसे फरवरी 2000 में गठित किया गया है, के अध्यक्ष कौन थे? तो संविधान समीक्षा आयोग जिसे फरवरी 2000 में गठित किया गया है, उनके अध्यक्ष थे MN वेंकटचलैया जी। MN वेंकटचलैया जी। अच्छा, आप ट्राई करके बोलो तो विश्वेश्वरैया बोल सकते हो। हमारे देश के एक नेता विश्वेश्वरैया नहीं बोल पाते हैं। राज्य लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? तो राज्य लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष राज्य के राज्यपाल द्वारा नियुक्त किया जा सकता है। नेक्स्ट है, बिहार, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर में इस राज्य को केंद्र सरकार द्वारा विशेष श्रेणी का दर्जा कभी प्रदान नहीं किया गया है। तो आप तो ऐसे ही जान जाओगे क्योंकि बिहार में इसी पे वोट करता है। इस बार हम विशेष राज्य का दर्जा लेके रहेंगे। क्यों? भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारतीय निर्वाचन आयोग की स्थापना से संबंधित है? तो आर्टिकल 324 में बोला गया है कि भारत में एक चुनाव आयोग होगा जो EVM लेकर आएगा, जिसपे बवाल होते रहेगा। जो पार्टी हारेगी वो EVM पे सवाल उठाती रहेगी, जो जीतेगी इसके बचाव में कूदते रहेगी। तो इस कहाँ लिखा गया है? 324 के आर्टिकल में। नेक्स्ट है, केंद्र और राज्य की व्यवस्थापकों के लिए मतदान की न्यूनतम उम्र सीमा 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की गई थी। ये 61वां संविधान संशोधन 1989 में किया गया था। ये 21 साल के लड़के काफी समझदार हो जाते हैं, इससे वोट खरीदना बहुत मुश्किल हो जाता है, इसलिए इसको 18 वर्ष किया जाए। नेक्स्ट है, भारत में यदि एक राज्य एक चुनाव लागू किया जाता है, बिल्कुल एक राज्य एक चुनाव लागू किया जाता है, तो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संशोधन की आवश्यकता होगी? तो अनुच्छेद 83, 172, 356 सब में संशोधन की आवश्यकता होगी। नेक्स्ट है, भारत में मतदान के प्रयोग किए जाने वाली मशीन VVPAT का संस्करण क्या है? तो M3 है। VVPAT क्या होते हैं? जैसे EVM में आप बटन दबाते हो ना, मान लो आपने BJP को वोट दिया, तो एक छोटा सा मशीन ऐसा लगा हुआ होता है, उसमें स्क्रीन होता है ऐसे, उसमें आपको कमल छाप दिखेगा, जो पार्टी का चुनाव चिन्ह है, तो उसको बोलते हैं VVPAT। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक सेकेंड इसको हटाओ। भारत के राजनीतिक दलों के संबंध में निम्नलिखित कथन सही हैं। कौन कौन से कथन सही है हम लोग देखते हैं। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 राजनीतिक दलों के पंजीकरण का प्रावधान करता है। ओके, राजनीतिक दलों का पंजीकरण निर्वाचन आयोग करता है, बिल्कुल करता है। राष्ट्रीय स्तर पर राजनीतिक दल वह है जिसे 4 या अधिक राज्यों में मान्यता प्राप्त है, बिल्कुल सही। 1999 के आम चुनाव में निर्वाचन आयोग द्वारा मान्यता प्राप्त था 6 राष्ट्रीय और 48 राज्य स्तरीय दल थे, ये भी सही है। 1999 का किसको याद होता है? अभी आपको याद नहीं होगा कितने राष्ट्रीय दल है, कितने राज्य दल है, याद रखिएगा, पर काम आ सकता है। भारत के विभिन्न राजनीतिक दलों को राष्ट्रीय क्षेत्रीय दल का दर्जा देने का अधिकार किसको है? तो ये है चुनाव आयोग के पास। नेक्स्ट है आम आदमी पार्टी, तो ये राष्ट्रीय पार्टी है और पंजीकृत पार्टी तो होगी, पंजीकृत होगी तभी तो पार्टी बनी। तो ये राष्ट्रीय पार्टी क्यों है? क्योंकि इसके दिल्ली में सरकार है, इसकी पंजाब में मतलब दिल्ली में सरकार थी, पंजाब में सरकार है, इसने गुजरात में अच्छा इलेक्शन लड़ा था और हरियाणा में भी लड़ा था, तो इसलिए इसको राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा प्रदान किया गया। अब हम लोग देखते हैं संविधान संशोधन। भारतीय संविधान में संशोधन के लिए विधेयक लाया जा सकता है, तो या तो लोकसभा में, अरे यार, या तो आप लोकसभा में ला सकते हो या राज्यसभा में ला सकते हो। आप नहीं ला सकते, आपके चुने हुए सांसद ला सकते हैं। आप तो बड़ा खुश हो गए होंगे, हम ले आएंगे। भारतीय संविधान के लिए प्रथम संशोधन विधेयक लाया गया है 1951 में। क्या जो आ गया था? 9वीं अनुसूची। नेक्स्ट है, किसे संविधान अधिनियम को लघु संविधान बोला जाता है? तो 42वां संविधान संशोधन को लघु संविधान बोला जाता है, क्योंकि इसमें इतने चेंजेस किए गए थे ना, तो देख के सब बोलता था ये तो छोटा सा संविधान ही हो गया इंदिरा गांधी के समय। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान की 8वीं सूची में मान्य सरकारी भाषाओं की संख्या क्या है? सरकारी भाषा क्या होती है? मान्य भाषाओं की संख्या क्या होती है? 22। सरकारी मिटा, सरकारी स्कूल चल रहा है यहाँ पे। नेक्स्ट है, संवैधानिक प्रावधान के संशोधन का प्रावधान दिया गया है। संवैधानिक प्रावधान के संशोधन का प्रावधान आपके अनुच्छेद 368 में दिया गया है और भाग 20 में अनुच्छेद 368 में कहा गया है कि आप संविधान में संशोधन कर सकते हो।
संशोधन की प्रक्रिया कहाँ से ली गई है? संशोधन की प्रक्रिया आपके दक्षिण अफ्रीका यानी साउथ अफ्रीका यानी एबी डिविलियर्स के देश से ली गई है। नेक्स्ट है दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का नाम दिया गया है। तो 69वां यानी 69वां संविधान संशोधन कानून द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का नाम दिया गया है। नेक्स्ट है 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत पंचायती राज संस्थाओं में चुनाव लड़ने की न्यूनतम आयु क्या है? 21 वर्ष है। वोट देने का क्या है? 18, लेकिन 21 साल के हो गए तब आप चुनाव लड़ सकते हो, क्योंकि उसके लिए समझदारी जरूरी है। 73वां संविधान संशोधन के बाद विकेंद्रीकरण किया गया, तो निर्णय लेने की शक्तियों का, पूर्ण व्यवस्था का, प्रशासनिक शक्तियों का। नेक्स्ट है भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी एवं धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़े गए हैं। तो ये कब? लघु संविधान द्वारा जोड़े गए हैं, यानी 42वां संविधान संशोधन के द्वारा। अब हम एक सेकेंड यार, अब हम बात करते हैं स्थानीय स्वशासन का। भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अनुच्छेद राज्य की सरकारों को ग्राम पंचायतों को संगठित करने का निर्देश देता है? तो हमने देखा है अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायतों का वर्णन है, हमने ऊपर पढ़ा था ये चीज। नेक्स्ट है पंचायती राज को स्वशासन की इकाई रूप में संगठित किया गया है। तो ये 73वें संविधान संशोधन से किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि 73वां संविधान संशोधन कानून की वैधानिक शुरुआत किस संविधान संशोधन बिल से हुई है? तो 64वां संविधान संशोधन बिल से हुई है 73वें संविधान संशोधन कानून की वैधानिक शुरुआत। नेक्स्ट है किस संवैधानिक संशोधन के द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक स्तर प्राप्त हुआ है? तो 73वां संविधान संशोधन द्वारा पंचायती राज व्यवस्थाओं को संवैधानिक स्तर प्राप्त हुआ है। किस अनुसूची में? 11वीं अनुसूची में। नेक्स्ट है भारत के संविधान के 73वां संविधान संशोधन का संबंध किससे है? तो पंचायती राज से है। नेक्स्ट है पंचायती राज संस्थाओं को 29 कार्यों की सूची किस अनुच्छेद के तहत दी गई है? तो अनुच्छेद 243 के जी के तहत दी गई है। याद रखिएगा, अनुच्छेद 243 के जी के तहत पंचायती राज संस्थाओं को 29 कार्यों की सूची दी गई है। नेक्स्ट है पुस्तकालय, ईंधन और चारा, ग्रामीण खेल और तकनीकी प्रशिक्षण में ऐसा संविधान की 11वीं अनुसूची में शामिल किया गया है। तो ग्रामीण खेल को शामिल नहीं किया गया है। बाकी पुस्तकालय बनाना पंचायत की जिम्मेदारी है, ईंधन और चारे का व्यवस्था करना पंचायत की जिम्मेदारी है। आप देखते हैं ठंडा में अलाव जलाने का व्यवस्था होता है ना, वो पंचायत की ही जिम्मेदारी होती है। या फिर आपके अगर डिस्ट्रिक्ट में रहते हो, शहर में रहते हो, तो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर की जिम्मेदारी होती है। निम्नलिखित कार्य स्थानीय स्वशासन के अधिकार क्षेत्र में नहीं आता। तो सार्वजनिक अनुशासन का रखरखाव, अनुशासन का रखरखाव स्थानीय स्वशासन क्यों करेगा? वो तो हमारा मौलिक कर्तव्य होना चाहिए। नेक्स्ट है भारत में यह विषम पंचायती राज संस्थाओं के शक्तियों के अंतर्गत नहीं आता। तो न्यायिक पुनर्वीक्षण यानी जुडिशियल रिव्यू जो है वो पंचायती राज संस्थाओं के शक्तियों के अंतर्गत नहीं आता, कोर्ट में आता है और कोर्ट सरकार के अंतर्गत आता है, ना कि पंचायती सरकार के अंतर्गत। पंचायत के चुनाव कराने हेतु निर्णय कौन लेता है? तो पंचायत का चुनाव राज्य सरकार का राज्य चुनाव आयोग लेता है, राज्य चुनाव आयोग। क्लियर है? नेक्स्ट है पंचायती राज प्रणाली किस सूची में है? तो पंचायती राज प्रणाली आपके राज्य सूची में है। नेक्स्ट है पंचायती राज विषय है, तो राज्य सूची की विषय है पंचायती राज। किन राज्य सरकारों ने 2010 तक स्थानीय निकायों में महिलाओं के आरक्षण 50% कर दिया गया है? तो बिहार, मध्य प्रदेश और हिमाचल प्रदेश ने स्थानीय निकायों यानी पंचायती राज्यों में 50% आरक्षण किया गया है सीटों में। इन राज्यों में पंचायती राज संस्था में स्त्रियों के 50% आरक्षण को वैध किया गया है। तो बिहार, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश। पंचायती राज का प्रधान लक्ष्य क्या है? तो ग्रामवासियों में शक्ति का विकेंद्रीकरण है पंचायती राज का प्रधान का लक्ष्य, मतलब पंचायती राज का प्रधान लक्ष्य, प्रधान का लक्ष्य नहीं। राज्य सरकार की पंचायती राज प्रणाली की प्रमुख विशेषता क्या है? तो इनमें सरकार की 3 श्रेणियां होती हैं, बिल्कुल होती हैं। इसका लक्ष्य गांवों को सामाजिक एवं आर्थिक न्याय प्रदान करता है, बिल्कुल। जिला परिषद में इसके सदस्य के रूप में कुछ सांसद होते हैं, ये भी सही है। नेक्स्ट है सफलतापूर्वक कार्य हेतु पंचायती राज को पूरे सहयोग की जरूरत पड़ती है, तो स्थानीय जनता की सहयोग की जरूरत पड़ेगी। अगर जनता ही सहयोग नहीं करेगी तो सरकार तो चल ही नहीं सकती ना। नेक्स्ट है एक पंचायती समिति
एक पंचायती राज संरचना का संचालन करती है। किस स्तर पे? तो ब्लॉक स्तरीय पे, ठीक है। ब्लॉक, आपका ब्लॉक कहाँ है? आपको पता है आपका ब्लॉक कहाँ है? सूची 11वीं के द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को नियंत्रित करने का अधिकार दिया गया है। तो अभी हमने देखा 29 विषयों पर। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक आधार प्रदान किया गया है 73 में संविधान संशोधन के द्वारा। आपका इतना क्वेश्चन ये रिपीट हुआ है 73 में संविधान संशोधन कि आपको याद हो गया होगा पंचायती राज 73 में संविधान संशोधन। नेक्स्ट है, भारत में पंचायती राज प्रतिनिधित्व करता है, शक्तियों का विकेंद्रीकरण करता है, बिल्कुल करता है, लोगों की हिस्सेदारी बढ़ाता है, बिल्कुल, और सामुदायिक विकास का भी जिम्मा लेता है ये, बिल्कुल, यानी सभी सही है। यह विकेंद्रीकरण का विशिष्ट नहीं है, तो स्थानीय समुदाय में आत्मविश्वास को नहीं, विशिष्ट नहीं है। नेक्स्ट है, CDP-NES के पुनर्गठन के लिए 1957 में NDC द्वारा स्थापित समिति का नाम बताया, जिसने ग्रामीण स्थानीय सरकार की त्रिस्तरीय प्रणाली का सुझाव दिया था। यानी सीधा सीधा क्वेश्चन है आपका कि पंचायती राज में त्रिस्तरीय प्रणाली का शुरुआत का सुझाव किसने दिया था? तो इन्हें बलवंत राय मेहता समिति ने दिया था। नेक्स्ट है, भारत में पंचायती राज की अनुशंसा के लिए बनी समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो बलवंत राय मेहता थे। जिस समिति की अनुशंसा पर देश में पंचायती राज लागू किया गया था उसके प्रमुख थे बलवंत राय मेहता। इंपॉर्टेंट देख रहे हो इस क्वेश्चन की। भारत में पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम राजस्थान में प्रारंभ की गई थी, राजस्थान के नागौर में। उसके बाद आंध्र प्रदेश में की गई। नेक्स्ट है, अक्टूबर 1959 में पंचायती राज भारत में सर्वप्रथम आरंभ किया गया, तो राजस्थान में आरंभ किया गया। नेक्स्ट है, विकेंद्रीकरण प्रणाली की सिफारिश किसने की थी? फिर वही पंचायती राज की, बलवंत राय मेहता ने। अब सही सुमेलन करना है, एक्चुअली सही सुमेलित ये बस पढ़ाना है हम लोग को। CH हनुमंता राव 1984 में समिति है पंचायती राज से रिलेटेड। GB राव 1985 में, अशोक मेहता 78, LM सिंघवी 1986, बलवंत राय मेहता 1957। अशोक मेहता समिति ने किसकी सिफारिश की थी? तो पंचायती राज में द्विस्तरीय सरकार की सिफारिश की थी, लेकिन है कितनी? त्रिस्तरीय है। कौन कौन है? एक ग्राम है, एक आपका मुखिया जी आ जाते हैं, मतलब, और फिर आ जाते हैं आपके जिला परिषद जी। नहीं, एक मुखिया आते हैं, एक ब्लॉक स्तर पे आते हैं, एक जिला स्तर पे आते हैं। ग्राम क्या होता है? किस कमेटी आयोग ने न्याय पंचायत बनाने की सिफारिश की थी? तो अशोक मेहता समिति ने बनाई थी न्याय पंचायत बनाने की, जो कि बना नहीं। पंचायती राज की त्रिस्तरीय प्रणाली में आते हैं ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत समिति, यानी ये ब्लॉक लेवल पे होता है, ब्लॉक लेवल पे, और फिर जिला परिषद। इसका निर्माण पंचायती राज व्यवस्था के तहत हुआ था। इसका निर्माण, किसका निर्माण? ग्राम पंचायत का पंचायती राज व्यवस्था के तहत हुआ था। नेक्स्ट है, किस राज्य में पंचायत व्यवस्था नहीं है? तो अभी तक नागालैंड, मिजोरम और मेघालय में पंचायती व्यवस्था को शुरुआत नहीं की गई है। नेक्स्ट है, ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति है, प्रशासनिक प्राधिकरण बोला जाता है इन्हें। नेक्स्ट है, भारत में ब्लॉक स्तर पर बनी पंचायत समिति केवल है, ये भी प्रशासनिक प्राधिकारी है। पंचायतों को वित्तीय स्थिति की समीक्षा के लिए राज्य सरकार प्रत्येक 5 वर्ष में क्या गठित करती है? तो वित्त आयोग करती है। किस आर्टिकल के तहत? 280। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 11वीं अनुसूची के 243 द्वारा कितने विषय को पंचायतों के प्रशासनिक नियंत्रण में रखा गया है? कितने विषय को रखा गया है? 29 विषय को। अब तक आपको याद आ गया होगा 29 विषय। नेक्स्ट है, सर्वप्रथम त्रिस्तरीय पंचायती राज कहाँ अपनाया गया? तो राजस्थान के नरौरा में। नेक्स्ट है, पंचायती राज प्रथम बार अक्टूबर 1959 में प्रारंभ किया गया, फिर से राजस्थान के नरौरा में। नेक्स्ट है, पंचायती राज के लोगों को वास्तविक स्वराज, तो ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को वास्तविक स्वराज देने के लिए स्थापित किया गया है। नेक्स्ट है, पंचायत के चुनाव में राजनीतिक दलों की साझेदारी का विरोध किया था, जयप्रकाश नारायण ने किया था। कि पंचायती के चुनाव में राजनीतिक दल से क्या मतलब है? कम से कम पंचायतों को तो रहने दो ऐसे ही। जयप्रकाश नारायण। नेक्स्ट है, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन स्थापित की जाती है, तो बड़े कस्बों के प्रशासन के लिए म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन स्थापित की गई है, यानी जैसे बड़े बड़े शहर हो गए, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, उनके लिए म्युनिसिपल बोर्ड होती है। नेक्स्ट है, पंचायती राज मंत्रालय भारत सरकार में बनाया गया, तो 2004 में बनाया गया है पंचायती राज मंत्रालय।
किनकी सरकार थी, मतलब प्रधानमंत्री कौन थे, मनमोहन सिंह जी थे। यूपीए की सरकार थी। पंचायती राज व्यवस्था के धुर विरोधी कौन थे, तो पंचायती राज व्यवस्था के धुर विरोधी आपके डॉक्टर BR अम्बेडकर जी थे। क्लियर है। नेक्स्ट है पंचायत सदस्य, और इसके समर्थक कौन थे आपको पता है, महात्मा गांधी जी थे, महात्मा गांधी। पंचायत सदस्य की अयोग्यता का प्रश्न निर्धारित किया जाएगा तो ऐसे प्राधिकारी द्वारा जो राज्य विधानमंडल द्वारा निर्धारित होगा। नेक्स्ट है पंचायती राज व्यवस्था राजस्थान के बाद प्रारंभ की गई थी, तो राजस्थान और आंध्र प्रदेश दोनों में प्रारंभ की गई थी, बस कुछ दिन का फर्क है। सामुदायिक विकास कार्यक्रम प्रारंभ हुआ था, तो सामुदायिक विकास कार्यक्रम आपके 2 अक्टूबर 1952 को प्रारंभ हुआ था। 2 अक्टूबर को क्या है, गांधी जयंती है, और ड्राई डे भी होता है ना, दुख हुआ सुन के। पंचायती राज विषय है तो राज्य सूची का विषय है। अब आते हैं कुछ विविध क्वेश्चन पे, मिसलेनियस क्वेश्चन पे। भारत में राजनीतिक दलों का पंजीकरण किया जाता है तो लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के प्रावधानों के तहत, माफ कीजिएगा एक बेचने वाले आ गए थे, वो चिल्लाते रहते हैं। भारत में राजनीतिक दलों का पंजीकरण किया जाता है तो लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के प्रावधानों के तहत। नेक्स्ट है 14 अगस्त यानी पाकिस्तान यानी आतंकवादी डे, आतंकवादी डे यानी आज। 2007 को संसद द्वारा भारतीय संविधान में संशोधन के उपरांत जब अनुसूचित जाति की सूची में जातियों की संख्या कितनी है, अब तक 1206 है, 2007 में, अभी बढ़ गई है, देख लेना। पिछड़ी जाति आयोग के प्रथम सभापति कौन थे, तो काका साहब कालेलकर थे पिछड़ी जाति आयोग के प्रथम सभापति यानी प्रथम अध्यक्ष। नेक्स्ट है, यह देश संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य नहीं है, तो बहुत सारे देश अस्थायी सदस्य नहीं है, भारत भी नहीं है। क्या क्वेश्चन है, ये ऑप्शन के अनुसार होगा। संयुक्त राष्ट्र शांति अभियानों के संदर्भ में निम्न कथन सही है। शांति स्थापना अभियान केवल संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के एक संस्था द्वारा वापस लिया जा सकता है, बिल्कुल। संयुक्त राज्य अमेरिका संयुक्त राष्ट्र शांति अभियान में सबसे बड़ा बजट योगदान करता है, बिल्कुल करता है। पैसों की कमी थोड़ी है उसके पास, जहां भी जाता है युद्ध करवा देता है, लड़ाई हो जाता है, उसका हथियार बिक जाता है, पैसा आ जाता है। सैयद अकबरुद्दीन से पहले संयुक्त राष्ट्र में भारत का अस्थायी प्रतिनिधि कौन था, तो अशोक कुमार मुखर्जी थे भारत के अस्थायी प्रतिनिधि सैयद अकबरुद्दीन से पहले। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है, तो द हेग, नीदरलैंड, नीदरलैंड की कैपिटल है द हेग, वहां है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय। नेक्स्ट है, एमनेस्टी इंटरनेशनल एक संगठन है, बिल्कुल है। किसके साथ जुड़ा हुआ है, तो मानव अधिकारों के संरक्षण के साथ जुड़ा हुआ है। जहां भी मानव अधिकारों का हनन होता है वहां पहुंच जाते हैं, सिवाय कुछ देश के वहां पहुंच नहीं पाते हैं, मतलब जगह ही नहीं पता है कैसे होता है, कैसे जाया जाता है। नेक्स्ट है, किस देश की सरकारी रिपोर्ट को येलो बुक कहा जाता है, तो फ्रांस की सरकारी रिपोर्ट को येलो बुक कहा जाता है। नेक्स्ट है, राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री और एस राधा कृष्णन में से प्रथम भारत रत्न प्राप्त करने वाले कौन थे, तो एस राधा कृष्णन थे। नेक्स्ट है, भारत के प्रथम विधि विश्वविद्यालय की स्थापना अगस्त 1987 में कहाँ हुई थी, बेंगलुरु में हुई थी। विधि विश्वविद्यालय यानी कानून के लिए विश्वविद्यालय, कानून पढ़ने के लिए विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी अगस्त 1987 में, कहाँ हुई थी, कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में। बेंगलुरु ने अभी 18वां सीजन जीता है IPL का। वह यूरोपीय यूनियन देश जो फिलिस्तीन राज्य को आधिकारिक मान्यता देने वाला प्रथम है, तो वो है स्वीडन, जो फिलिस्तीन को देश मानता है, स्वीडन है। नेक्स्ट है, भारत के संविधान में देवनागरी लिपि में हिंदी को संघ के सरकारी भाषा के रूप में मान्यता देने वाला अनुच्छेद कौन सा है, 343 अनुच्छेद के तहत हिंदी को सरकारी भाषा के रूप में मान्यता दी गई है। नेक्स्ट है, जनहित याचिका की धारणा उत्पन्न हुई थी, तो जनहित याचिका की धारणा अमेरिकी गणराज्य से उत्पन्न हुई थी। जनहित याचिका यानी PIL जिसको आप बोलते हो, पब्लिक सही मिलान है, इसमें लिखा हुआ है सही मिलान है, ठीक है। संविधान के मध्य देश जिसे लिया गया है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व के सिद्धांत कहाँ से लिए गए हैं, आयरलैंड से। मौलिक अधिकार कहाँ से लिए गए हैं, अमेरिका से। संघ एवं राज्यों के बीच संबंध किससे लिए गए हैं, ऑस्ट्रेलिया से, यानी समवर्ती सूची। अच्छा लिखा हुआ है, मैं जो बोलता हूँ आ जाता टाइप होके। भारत राज्यों का संघ होगा, ये कनाडा से लिया गया है। और संविधान संशोधन की प्रक्रिया साउथ अफ्रीका से ली गई है। मौलिक कर्तव्य USSR से ली गई है। सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान का मूलभूत ढांचा सिद्धांत का प्रतिपादन किया, तो केशवानंद भारती प्रकरण में, केशवानंद भारती नाम स्टेट में किया गया है, केरल स्टेट में संविधान के मूलभूत ढांचा सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया है। नेक्स्ट है, समुदाय विकास के पहले कार्यक्रम रूप में स्थापित किया गया था,
तो सहयोग आंदोलन को समुदाय विकास के पहले कार्यक्रम के रूप में स्थापित किया गया था। नेक्स्ट है, यह मसूदा हाल ही में जारी किए गए बाल अधिकारों के संरक्षण के लिए राष्ट्रीय आयोग के दिशा निर्देशों को सम्मिलित नहीं करता, तो बच्चे को खिलाने के लिए अभिभावक का नहीं करता है। क्लियर है। अब चुनाव आयोग के 25 मई 2022 को जितनी पंजीकृत गैर मान्यता प्राप्त राजनीतिक पार्टियों को समाप्त किया है उनकी संख्या है 87 को समाप्त कर दिया है। 87 पार्टियों को कि आप अब पार्टी नहीं रहिएगा। पार्टी बना के रजिस्ट्रेशन तो करते हैं लेकिन जीतना तो है नहीं। राष्ट्रीय महिला आयोग बनाया गया था। राष्ट्रीय महिला आयोग संसद द्वारा पारित अधिनियम के द्वारा बनाया गया था। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान से कम आयु के बच्चों के लिए मुफ्त शिक्षा से 6 से 14 साल यानी 14 साल से कम। इनका भारत में प्रत्यक्ष चुनाव होता है। तो विधानसभा के सदस्यों का, लोकसभा के सदस्यों का प्रत्यक्ष चुनाव होता है। सिक्किम भारत का गणराज्य पूर्ण राज्य कब बना? तो 1975 में बना सिक्किम भारत का पूर्ण राज्य। 36वां संविधान संशोधन। किसी समुदाय को अनुसूचित जनजाति घोषित करने के लिए आवश्यक विशिष्टताएं क्या है? तो आदिम लक्षणों के संकेत थे, यानी जंगली होने चाहिए, अलग संस्कृति होनी चाहिए उनकी, बड़े पैमाने पर समुदाय के साथ संपर्क में हिचक होना चाहिए, पिछापन और भौगोलिक अलगाव होना चाहिए। देखिए, अनुसूचित जनजाति में ये आपको देखने को बहुत मिलेगा। उनकी संस्कृति है और अपनी संस्कृति के साथ छेड़छाड़ बिल्कुल पसंद नहीं करते। हम अपनी संस्कृति भूलते ही जा रहे हैं। सही सम्मेलन कीजिए। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया 1964 में स्थापना हुआ था। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी 1925 में हुआ था। ये कहाँ हुआ था आप बताइए? बहुजन समाज पार्टी 1984 में हुआ था। अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस 1998 में हुआ था, जिसकी अभी स्टेट प्रेसिडेंट है ममता बनर्जी जी। पूरा योजना का सुझाव किसने दिया था? पूरा योजना का सुझाव आपके एपीजे अब्दुल कलाम जी ने दिया था। अंतरराज्य परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? तो अंतरराज्य परिषद का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। नेक्स्ट है, मॉन्टेस्क्यू ने सरकार के अंतर्गत विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका के मध्य शक्तियों का विभाजन प्रस्तावित किया था। तो अपनी पुस्तक में किया था द स्पिरिट ऑफ द लॉज में। किसमें? द स्पिरिट ऑफ द लॉज किसकी पुस्तक है? मॉन्टेस्क्यू की। सही सम्मेलन करना है। विशेष विवाह अधिनियम 1954 में आया। दहेज निषेध अधिनियम 1961 में आया। समाज पारिश्रमिक अधिनियम 1976 में आया। नारी अशिष्ट प्रतिनिधित्व 1986 में आया। क्लियर है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित बुनियादी मूल्य सभी नेताओं द्वारा भारत के संविधान पर विचार विमर्श हेतु संविधान निर्मात्री सभा के मिलने से बहुत पहले ही स्वीकार कर लिए गए थे। फिर से क्वेश्चन को समझ में नहीं आया हमको भी। निम्नलिखित बुनियादी मूल्य ओके सभी नेताओं द्वारा भारत के संविधान पर विचार विमर्श हेतु संविधान निर्मात्री सभा के मिलने से बहुत पहले ही स्वीकार कर लिए गए थे। यानी सार्वभौम वयस्क मताधिकार इसको संविधान सभा में बैठने से पहले स्वीकार कर लिया गया था कि ये तो होना ही चाहिए। स्वतंत्रता और समानता का अधिकार, अल्पसंख्यकों के अधिकारों का संरक्षण। कितना टाइम हो गया जी? बहुत हो गया ना। 5-6 क्वेश्चन। बिहार के चाणक्य का उपनाम किसे मिला है? नीतीश कुमार को। ये असिस्टेंट मेंस, ये गलत क्वेश्चन है, ये आएगा नहीं आपका। चाणक्य कहाँ से हो जाएंगे वो? मतलब कोई बोल दिया तो पूछ लिया। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है यार। सिविल सोसाइटी एंग्लो अमेरिकन परंपरा दृष्टिकोण का निर्माण इसके अकादमिक कार्यों पर किया गया है। तो टोके विले का किया गया है। नेक्स्ट है, आधुनिक उदारवाद विश्वास नहीं करता है। तो न्यूनतम राज्य पे आधुनिक उदारवाद विश्वास नहीं करता है, उसको लगता है राज्य होने चाहिए ज्यादा मात्रा में। नेक्स्ट है, भारत की संचित निधि से पैसा निकालने की अनुमति आवश्यक रूप से मिलनी चाहिए। तो अगर आपको संचित निधि से आपको क्या, आप तो निकाल नहीं सकते, मतलब सरकार को अगर संचित निधि से पैसा निकालना है तो भारत की संसद से परमिशन लेना पड़ेगा। केंद्र सरकार में उच्चतम नागरिक सेवा अधिकारी होता है। तो केंद्र सरकार में उच्चतम नागरिक सेवा अधिकारी कौन होते हैं? आपके मंत्रिमंडल के सचिव होते हैं। नेक्स्ट है, राज्यसभा में लोकसभा की समान क्षमता है। संविधान संशोधन करने के क्षेत्र में समान क्षमता है, ठीक है। नहीं तो मनी बिल के क्षेत्र में लोकसभा को ज्यादा पावर है और केंद्र सर्विस बनाने में राज्यसभा को। तो चलिए, हमने बीपीएससी के लगभग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन समाप्त कर लिए हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो, कमेंट करके मुझे बताएं कि आपको कैसा लगा मेरा क्लास। और वीडियो को शेयर करना आपकी जिम्मेदारी है, क्योंकि आप अच्छा देख रहे हो तो आपके दोस्त भी अच्छा देखना चाहिए। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद। चैनल को सब्सक्राइब करना आपकी जिम्मेदारी है, इसके लिए मुझे बोलना ही क्या है। और कमेंट बॉक्स मैंने जो क्वेश्चन पूछा थे वो ज़रूर जवाब दीजिएगा, ठीक है। तब तक मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।
तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।